अच्छा बेटा, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, उसकी छोड़िएगा नहीं। और अकाउंटिंग साइकिल की भी, अकाउंटिंग साइकिल की हमें क्लास करनी है, लेकिन पहले एक टॉपिक और कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है और आसान टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। मुश्किल भी लगेगा उनको जो कॉन्सेंट्रेशन से नहीं देखेंगे। तो हम लोगों ने आपको एडजस्टमेंट में ना बताया था कि डेट की दो काइंड होती है। डेट मीन्स जो उधार हम कस्टमर को देते हैं, गुड डेट, बैड डेट। और उसमें फिर हमने बताया था कि अगर हम बैड डेट्स को एस्टिमेट करते हैं, यानी गुड डेट वो होता है जो कलेक्ट हो जाए, बैड डेट्स वो होता है जो कलेक्ट ना हो सके। और अगर उस दिन हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन एक्चुअली डिफॉल्ट हुआ है, और उससे पहले हम बैड डेट्स को एस्टिमेट भी नहीं करते थे, तो फिर ये एंट्री बनेगी, बैलेंस एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते। वो हर अकाउंटिंग पीरियड में बैड डेट्स, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बैड डेट्स को एस्टिमेट करते हैं और एस्टिमेट करके ये एंट्री पास करते हैं, बैलेंस एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। और उससे मैं आपको ये बताया था कि हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने के बजाय वहां पे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं। और उसका रीजन क्या है कि डायरेक्ट अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने का मतलब ये होगा पैसा मिलेगा ही नहीं, हालांकि हमें पैसा मिल भी सकता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वेट करते हैं डिफॉल्ट के दिन का, और जिस दिन डिफॉल्ट होता है उस दिन हम ये एंट्री बनाते हैं, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया था। अब हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं और इसका अलग चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, जिसके अंदर हम सिर्फ इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि जो बैड डेट्स को हम एस्टिमेट करते हैं ये किस तरीके से किया जाता है, और इसकी रेलेवेंट चीजें भी होंगी। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। देखिए, ये कुछ एंट्रीज हैं जिनका ताल्लुक रिसीवेबल से है। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे एंट्री देखें, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, ये आपको आती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये मैं क्यों बता रहा हूं एंट्रीज आपको, दिस विल बी यूज्ड इन दिस टॉपिक। ये एंट्रीज आपको आनी चाहिए, ये पोस्ट होंगी, बनाई जाएंगी। इसके अलावा देखिए, सेल जब क्रेडिट पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये भी आपको आती है। मर्चेंडाइज कस्टमर रिटर्न करें तो परप्यूचुअल में 2 बनती है, पीरियोडिक में 1 बनती है। मैं सिर्फ रेवेन्यू की रिवर्सल की बता रहा हूं, क्या बनेगी, सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट कैश क्रेडिट या सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्रीज हम पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग साइकिल में, लेकिन वहां का हमने काम किया हुआ है तो इधर काम शॉर्ट होता है फिर। और कलेक्शन करें और डिस्काउंट ना हो तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, एंड इफ देयर इज डिस्काउंट तो सेल डिस्काउंट भी डेबिट करते हैं। ये सारी एंट्रीज आपको आती है। इसके अलावा आपको मैंने ये वाली एंट्री बताई है जो ऊपर लिखी है, वर्थलेस अकाउंट्स रिटर्न ऑफ। जब राइट ऑफ होता है, बैड डेट जब एस्टिमेट करते हैं तो ये एंट्री बनती है ना, ये वाली, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। जब राइट ऑफ होता है तो उस वक्त हम ये एंट्री बनाते हैं, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्रीज मैं आपको बता चुका हूं। अब अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो क्रेडिट करके टेम्पररी ओपन किया था उसको डेबिट करके क्लोज करते हैं और उसकी जगह पर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कम कर देते हैं। अब इस पूरी एंट्रीज में ना कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो आपको नहीं आती, जैसे प्रीवियसली अकाउंट रिकवर्ड, ये नहीं आती आपको, एडवांस फ्रॉम कस्टमर की नहीं आती, और आखिरी वाली एंट्री नहीं आती। ये एंट्री ये एंट्रीज नहीं आती हैं आपको, ये दौरान स्टडी आपको आ जाएंगी। अभी हमारा मकसद एंट्रीज को पढ़ना नहीं, लेकिन जो एंट्रीज मैंने अभी आपको दिखाई हैं ये इस वजह से दिखाई हैं कि भाई आपने पहले से स्टडी की हुई है और ये आपको आनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। सही, तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा सवाल दिमाग में आता है वो क्या है, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूएशन का मतलब क्या है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मतलब क्या था, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मतलब ये था कि हमें एंडिंग इन्वेंटरी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वो वैल्यूज निकालनी है जो बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगी। तो वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का भी ऐसा ही कुछ मतलब है। इसका मतलब है रिसीवेबल की वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगी। आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई नहीं है, उसमें आप कैसे बैलेंस शीट बनाते थे, अकाउंट रिसीवेबल लिखते थे। मैं सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल की से रेलेवेंट बात कर रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल लिखते थे, उसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स लेस करके आप वो जो अमाउंट आता था वो बैलेंस शीट में ऐड करते थे, एंड दैट अमाउंट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या कहलाता है वो, इसका मतलब है बैलेंस शीट के टोटल में जो ऐड हो रहा होता है वो अकाउंट रिसीवेबल का टोटल अमाउंट नहीं होता। अकाउंट रिसीवेबल का टोटल अमाउंट अगर 1 लाख है और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 5000 है तो माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट में जो वैल्यू टोटल जारी होगी वो 95,000 जारी होगी। दैट 95,000 इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी, इन्वेंट्री के एनआरवी अलग है, इसके एनआरवी मतलब वही है। इन्वेंट्री के एनआरवी का मतलब क्या है, इन्वेंट्री कितनी वैल्यू में कन्वर्ट हो सकती है कैश में,
इसके एनआरवी का मतलब यही है कि कितने अमाउंट में कन्वर्ट हो सकता है रिसीवेबल। तो कितने अमाउंट में रिसीवेबल कन्वर्ट हो सकता है, इसके लिए हमें कितनी चीजें चाहिए, दो, अकाउंट रिसीवेबल का टोटल अमाउंट और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जो हमने एस्टिमेट किया, इन दोनों को माइनस करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाती है। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में हम यही सीखेंगे, हाउ टू डिटरमिन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। देखें आपके पास ये आ रहा है वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में, ये तो आपको पता है ना, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, सही है। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है, ये इधर लिखा हुआ है, क्या मतलब है। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मींस टू डिटरमिन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टू बी रिपोर्टेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी है आपको, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए आपको अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट चाहिए और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अमाउंट चाहिए। अब देखिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है, बता रहे हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, टोटल अकाउंट रिसीवेबल नहीं होता, ही अकाउंट रिसीवेबल का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हमने एस्टिमेट किया है कि ये कलेक्ट 100% मतलब होगा लाजमी, जो कलेक्ट नहीं होगा उसको क्या कहते हैं हम, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स की एक्सप्लेनेशन क्या है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स इज द अमाउंट दैट इज एस्टिमेटेड नॉट टू बी कलेक्टेबल फ्रॉम कस्टमर। एंड व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दिस इज द अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दैट इज एस्टिमेटेड टू बी कलेक्टेबल फ्रॉम कस्टमर्स। एस्टिमेटेड, दोनों एस्टिमेटेड है, तो लिखा हुआ है देखिए, the part of the total amount of account receivable that is estimated to be collectible is net realizable value। कैसे निकालेंगे इसको, अब देखिए इन्होंने पहले बताया अकाउंट रिसीवेबल के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट क्या है, the part that is estimated to be uncollectible, और उसे क्या कहते हैं, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स। दूसरा पार्ट, the part that is estimated to be collectible and that is net realizable value। तो ये हमारे पास आ रहा है क्या, कि अगर अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख है और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 20,000 है, इट मींस 20,000 इज एस्टिमेटेड नॉट टू बी कलेक्टेबल। तो व्हाट इज going to be collectible, what is the estimation about the amount that is going to be collected, मान ले गड़ी ये एनआरवी है, ये निकालनी है हमें, और इसको निकालने के लिए असल में आपको अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को क्या एस्टिमेट करना पड़ता है। इट मींस डेफिनेशन तो यही है कि वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को एस्टिमेट करना। लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए हमें असल में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को एस्टिमेट करना पड़ता है। तो पूरे चैप्टर में हम अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को एस्टिमेट कर रहे हो, और जब अलाउंस ऑफ बैड डेट एस्टिमेट हो जाएगा तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू खुद ब खुद का एस्टिमेट हो जाएगी। तो ये बात आ गई। तो पहली बात आज क्या हुई, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालना। फिर बोला नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है, अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स लेस कर दो। तो भी इसका मतलब ये निकला कि हमें असल में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को ही एस्टिमेट करना है। तो अभी जो बैड डेट्स है, बैड डेट्स ये डिफरेंट जो है वो टर्मिनोलॉजी इसकी है, 4 नामों से आपको नजर आ सकता है। कहीं पर आपको बैड डेट्स के नाम से नजर आएगा, तो उस वक्त आप एंट्री बनाएंगे एस्टिमेशन की, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। कहीं पर नजर आएगा डाउटफुल डेट्स, उस वक्त एंट्री बनाएंगे आप डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। वो एंट्री बता रहा हूँ एडजस्टिंग ऐसी। कहीं पर लिखा हुआ नजर आएगा अनकलेक्टेबल, तो आप क्या बोलेंगे, अनकलेक्टेबल एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल क्रेडिट। कहीं पर लिखा हुआ आएगा आपके पास डाउटफुल अकाउंट्स, तो आप क्या बोलेंगे, डाउटफुल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट। उसके बाद ये मैंने अल्टरनेट टर्म क्यों बताई है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे इस तरीके। बात अभी तक वही हुई है कि वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड इन ऑर्डर टू एस्टिमेट दैट वी आर गोइंग टू एस्टिमेट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स। अभी जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है, इसको एस्टिमेट करने के 2 तरीके हैं, 2 अप्रोचेज। इसमें से पहली अप्रोच आज हम डिस्कस करेंगे, गौर से देखिएगा उस अप्रोच को। तो मैं आपको 7 कंप्यूटेशंस पढ़ाऊंगा, अगर वो 7 कंप्यूटेशन आपको आ गए तो बस समझ जाओ चैप्टर खत्म हो गया। फिर जस्ट उसमें मिर्च मसाले डालने हैं, हलीम तैयार है, सिर्फ उसको गार्निश करना है। तो मेन काम शुरू की क्लास में हो जाएगा, वो काम आपको नहीं आता, आप बैड डेट्स में जिंदगी भर घूमते रहेंगे। ये आपको आ गया तो बैड डेट्स आपको ईजी लगेगा। 2 अप्रोचेज हैं, अप्रोचेज टू एस्टिमेट बैड डेट्स। पहली अप्रोच कहलाती है हमारे पास बैलेंस शीट अप्रोच, अभी हम पढ़ेंगे इसको, आज हम बैलेंस शीट अप्रोच को डिस्कस करेंगे। दूसरी अप्रोच क्या कहलाती है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। और खुशखबरी की बात क्या है, दोनों अप्रोचेस के बारे में अभी मैं बताऊंगा, लेकिन एक्सप्लेन अभी एक को भी नहीं कर रहा हूं। एक्सप्लेन अभी हम सिर्फ किसको करेंगे, आगे जाकर बैलेंस शीट अप्रोच। फिर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच को उस दिन एक्सप्लेन करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे उसको। अभी यानी कि जब मैं बैलेंस शीट अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना, तो आपके सर पे से निकल जाएगी बात। फिर उसको समझने के लिए 7 केसेस पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगी ये बात क्या लिखी हुई थी। फिर वापस आके ये बात पढ़ेंगे ना आप, तो आप बोलेंगे हाँ समझ में आ गई। तो सबसे पहले बैलेंस शीट अप्रोच को एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो इस अप्रोच में देखिए करते क्या है, करना क्या है, बैड डेट्स को एस्टिमेट करना है। तो ये कहता है कि काम करो, मुझे बताओ तुमने सेल कितने की। हमने बोला हमने 30 लाख की सेल की है साल में। बोला उसमें से कितनी कलेक्शन हो गई, हमने कहा 26 लाख की कलेक्शन हो गई है। तो बोला भाई 26 लाख तो कलेक्ट हो गया, उसमें तो बैड डेट्स होगा ही नहीं। हमने बोला हाँ। तो बोले कितना बचा, बोले 4 लाख। बोले इस 4 लाख में एस्टिमेट करना पड़ेगा ना कितना बैड डेट्स है। हमने बोला हाँ। तो उसने बोला एक काम करो, आप डिसाइड कर लो कि इसका कितना % आपको लग रहा है कि कलेक्ट नहीं होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, आप खुद, अपना बिजनेस होगा ना आपका, तो आपका अंदाजा होगा, तो आप अंदाजन एक परसेंटेज डिटरमिन करेंगे कि इतना % शायद कलेक्ट नहीं होगा। वो परसेंटेज जो 4 लाख का रिसेबल बच गया है ना, एंडिंग बैलेंस, रिसेबल अब 30 लाख थोड़ी है, इस पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई। तो 4 फॉर एग्जाम्पल 10% परसेंटेज आपने एस्टिमेट की, जब 4 लाख पे अप्लाई करेंगे 40,000 का अमाउंट आ गया। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगा आपको। अब आप ये समझ रहे होंगे 40,000 का बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लेंगे, हालांकि ये बात नहीं है। इसमें जब पुराना वाला अलाउंस ऑफ बैड डेट्स ऐड या लेस करना होगा, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी अभी। ये हम उन 7 केसेस में, पुराना मतलब बता रहा हूँ ना क्या होगा, ये तो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आनी है, ये उन 7 केसेस से समझ में आएगी आपको। अभी जो मैंने बोला है ना, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये बोला अंडर दिस अप्रोच परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स इज अप्लाइड एट। आपको ये कोशिश नहीं करनी जानने की ये परसेंटेज कहां से आई, आपको परसेंटेज गिवन होगी, परसेंटेज कैसे डिटरमिन होती है इस पर आगे जाके हम बात कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे। परसेंटेज बैड डेट्स की अप्लाई करोगे किस पर, ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल, टोटल अकाउंट रिसीवेबल नहीं, जो है साल के एंड में बचा है उस पर करना, बाकी जो कलेक्ट हो गया उसमें कौन सा बैड डेट्स है भाई। और करंट बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ बैड डेट्स इज कंसीडर्ड, ये बात समझ में नहीं आएगी आपको, ये हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लेके। इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज भी मैं दिखाता हूं आपको, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। उसमें भी आपको समझने की कोशिश नहीं करनी, पढ़ना है ना। अगर वही समझ में अभी आ गया आपको कि क्या लिखा हुआ है तो चैप्टर ही खत्म हो गया फिर तो। अभी तो आपको ये दिखाया है कि ये करना है, इससे पहले वाली सारी बातें समझाई है मैंने। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं परसेंटेज जो होगी ना वो क्रेडिट सेल्स पर लगाना। ये क्या नॉर्मल सी अप्रोच है। ये अप्रोच कह रही है आपने सेल कितने में किया, हमने बोला हमने पूरे साल में 30 लाख का उधार पे सेल किया था। बोला कितना कलेक्ट हो गया, हमने बोला 26 लाख। बोला कितना कलेक्ट होना रह गया, बोल रहा है 4 लाख। तो उसने बोला एक काम करो 30 लाख पे परसेंटेज लगा दो। वहां बोलेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो, 30 लाख तो टोटल सेल की थी ना उधार पे, 26 लाख तो कलेक्ट हो गए, तो 26 लाख में थोड़ी बैड डेट्स होगा। उसे बोला 30 लाख पे लगा दो परसेंटेज। तो ये अजीब सी थोड़ी सी चीज है, पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे इसमें क्या है। राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू एस्टिमेट बैड डेट्स अंडर बैलेंस शीट अप्रोच। कैसे होगा और ये क्या कह रहा है, इस अप्रोच में तो बात हो रही है क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है। और वो बात अभी 7 केसेस में हम देखेंगे। तो आइए इन 7 केसेस को सॉल्व करते हैं। और मकसद क्या है, वी आर गोइंग टू एस्टिमेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और उसके लिए अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को एस्टिमेट करें। ओके आइए अब देखिए, बैलेंस शीट अप्रोच को समझने के लिए ना कम से कम आपको 2 एंट्रीज पक्की आनी चाहिए। एक बैड डेट्स को एस्टिमेट करने की एंट्री, कि जब बैड डेट्स एस्टिमेट करते हैं तो हम इसी साल एक्सपेंस को रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करते। उसकी जगह पर हम वेट करते हैं उस दिन का जिस दिन कस्टमर डिफॉल्ट करेगा। जिस दिन वो डिफॉल्ट करेगा उस दिन अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमने क्रेडिट करके रखा हुआ है, किसकी जगह पर, अकाउंट रिसीवेबल की जगह पर। जब कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि आज के दिन अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया जाएगा, जिसको हमने बैड डेट्स एस्टिमेट करते वक्त क्रेडिट नहीं किया था। पढ़ाया था ना मैंने आपको ये। जब राइट ऑफ होगा तो उस दिन आप, मतलब कि डिफॉल्ट होगा, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को जो टेम्पररी तौर पर हमने ओपन करके क्रेडिट में रखा हुआ था उसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे, और उसकी जगह पे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। और वो एंट्री ये रही ऊपर, ये कहलाती है राइट ऑफ की एंट्री। ये दोनों एंट्रीज आपको आनी चाहिए। इफ यू नो दीज एंट्रीज वी कैन टॉक, अदरवाइज हम बात नहीं कर सकते। तो मुझे तो पता है कि आपको ये आती है, यू आर इंटेलिजेंट पीपल, आपको सारी चीजें पुरानी याद भी है, रिवाइज कर करके आते हैं आप लोग। आइए बैलेंस शीट अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो अप्रोचेज हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये केसेस हम पढ़ेंगे 7 केसेस, और इन 7 केसेस में हमने एक ही बिजनेस की एग्जांपल उठाई हुई है। मतलब एक बिजनेस है, वो इस साल शुरू हुआ सिचुएशन नंबर 1 में, फिर उसके बाद उसका पहला साल खत्म होगा, फिर दूसरे साल जो उसके साथ हुआ वो सिचुएशन नंबर 2 में है, फिर तीसरे साल उसके साथ जो हुआ सिचुएशन नंबर सिचुएशन नंबर 3 में है,
फिर जो 14 साल उसके साथ हुआ वो सिचुएशन नंबर 4 में, समझ में आ रहा होगा आपको। यानी ये पूरा कनेक्शन के साथ हमने बनाया। अब पहले सिचुएशन में क्या हुआ कि उसने बिजनेस शुरू किया, पूरे साल सेल वगैरह की, उधार पर कैश पर भी की, तो साल के एंड में रिसीवेबल बच गया 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 लाख अभी कलेक्ट, ये कब कलेक्ट होंगे, अगले साल। इसके बारे में आप एस्टिमेट करेंगे कि इसमें से कितना अमाउंट शायद अगले साल कलेक्ट ना हो पाए, और हमने परसेंटेज बना ली है। परसेंटेज मैनेजमेंट ने डिसाइड की है, ये ऐसे डिसाइड नहीं होती, इसमें सारी कैलकुलेशन होती है पीछे। आपके पास नहीं है कि कैसे कैलकुलेशन होती है। इफ यू वांट टू स्टडी ये कैसे आती है परसेंटेज, इसके लिए एक्चुरियल बनना पड़ेगा। एक्चुरियल अलग चीज होती है, अकाउंटेंट नहीं होता। ये काम अकाउंटेंट्स नहीं करते कि परसेंटेज कहां से आई। एक्चुरियल एक अलग साइंस है, वो एस्टिमेट करते हैं चीजों को। वो ये भी एस्टिमेट करके बताते हैं कि आपके कितने एम्प्लॉय अगले महीने छोड़ के चले जाएंगे। वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, वो अलग, उनके सब्जेक्ट्स, उनके कोर्सेज ही अलग होते हैं, उनका अलग फील्ड है। अब तुम अगर ये एस्टिमेट करने बैठ जाओ, तुम अकाउंटेंट हो यार, तुम थोड़ी एस्टिमेट करोगे। हमें परसेंटेज बता दी एनएक वाले जिनने कि 10% बैड डेट्स होगा, किस में से, 1 लाख में से। अब 1 लाख का 10% कितना बनता है, तो पहले साल तो बड़ी शांति शांति वाला काम होगा। देखें क्या होगा, इधर आइए। शांति वाला काम ये होगा, पहले तो इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, शांति वाला काम ये होगा कि जब साल का एंड आएगा ना, तो आप यहां पर एक कंप्यूटेशन बनाएंगे। केस नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 है ये। आप बोलेंगे भाई हमें बैड डेट्स एस्टिमेट करना है, और बैड डेट्स एस्टिमेट करोगे, एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर, अच्छा आप लोग बिल्कुल अटेंटिव बैठे हुए ना, हाँ ये अटेंटिव बैठने वाला है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स। देखिए मैं चाहूं तो मैं आपको रट्टा भी लगवा सकता हूं, मैं ना, फिर अगर मैं रट्टा लगवाऊंगा आप बाद में मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे दूसरों से भी, तो हम रट्टा नहीं लगा रहे, हम एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आपको अकाउंटिंग साइकिल की जनरल अकाउंटिंग आती है तो आप आराम से टॉपिक को हैंडल कर लेंगे। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमें एस्टिमेट करना है, तरीका उसने यहां हमें बता दिया है। क्या बोल रहे हैं, एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल पर 10% लगा दो। तो एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 1 लाख, 10% लगा देंगे, कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 10,000 आ गया ना। ये 10,000 यहां लिख देते हैं। अच्छा पॉलिसी भी लिख देते हैं हम। पॉलिसी का मतलब कंपनी करती क्या है, कंपनी बोल रही है एस्टिमेटेड, ऐसे बैड डेट्स इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल, नहीं ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल। ये आप पूरा बोलेंगे, इसको बार बार बोलेंगे। ये परसेंटेज रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस में लगेगी। अभी आपको नॉर्मल सी बात लग रही होगी, जब सवाल सामने आता है ना, तो किसी ना किसी और उल्टी सीधी अमाउंट पे परसेंटेज लगा देते हैं। अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस नहीं है तो परसेंटेज आप अप्लाई थोड़ी कर सकते हैं। यू हैव टू कंप्यूट द एंडिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल। और आप पर रहमतों की बारिश हो रही है अभी। कैसे, एंडिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का 1 लाख रुपए मैंने कंप्यूट करके दिया हुआ है। एंडिंग बैलेंस कैसे निकलता है, अकाउंट बनता है बाकायदा, उसमें सारी एंट्रीज वगैरह पोस्ट होती हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं तो एंडिंग बैलेंस आता है। तो अब इन 7 केसेस में मैं आपको एंडिंग बैलेंसेस अकाउंट रिसीवेबल के दे दूंगा, रहमत ही हो गई ना। इसके बाद वाले न्यूमेरिकल जब हम शुरू करेंगे तो उसमें रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस नहीं होगा, तो सबसे पहले तो हमें एंडिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारी ये वाली कहानी शुरू होगी जो भी हम पढ़ लें। तो मैंने आसान किया हुआ इसको, क्योंकि हमारा मकसद अकाउंट बना के रिसीवेबल का बैलेंस थोड़ी निकालना है अभी, हम तो बैड डेट्स को समझना चाह रहे हैं। हमने परसेंट लगा ली, 10,000 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वी आर एस्टिमेटिंग कि आने वाले साल में इतना अमाउंट कस्टमर से शायद कलेक्ट ना हो। इसी को हम बैड डेट्स एक्सपेंस बोल देंगे। इसी को बैड डेट एक्सपेंस क्यों बोल दिया, हमारा बिजनेस का पहला साल है, पुरानी कोई एस्टिमेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। फर्स्ट टाइम वी आर एस्टिमेटिंग बैड डेट्स। अब दूसरे ईयर में जाओगे ना, आपके सामने देखना चीजें आएंगी। पहले साल कुछ भी नहीं है, प्रीवियस कुछ भी नहीं था ना हमारा। फर्स्ट टाइम हमने बैड डेट्स एस्टिमेट किया है 10,000 रुपए। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ जनरल में एंट्री बनाएंगे। कब, ईयर 1 के एंड में। ईयर 1 के एंड में क्या एंट्री बनेगी भाई, एडजस्टिंग जो बनाई थी ना वही बनेगी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट। अब एक्सपेंस को तो आपने रिकॉर्ड कर लिया साल के एंड में, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल को आप क्रेडिट नहीं कर रहे हैं।
क्यों नहीं कर रहे? आप बोले नहीं भाई अभी क्रेडिट नहीं करो, अकाउंट रिसीवेबल को पैसा हो सकता है मिल जाए, आप उसकी जगह पर एक दूसरा अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इट मीन्स अभी उम्मीद है कि पैसे मिल सकते हैं, लेकिन रिसीवेबल की नेट वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जाके रिसीवेबल में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स, कितने से? 10,000 रुपये हमने एस्टिमेट किया। सो सिंपल, ऐसा लग रहा है गाजर का हलवा खा रहे हैं हम, बहुत आसान। अब इसके बाद मुझे बताएं कि पहले साल बैड डेट एस्टिमेट किया है ना, तो कितने नए अकाउंट्स आपके सामने आ गए? 2, एक बैड डेट एक्सपेंस का और एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। तो बस इन दोनों अकाउंट को यहां ओपन कर लेता हूं मैं। कब बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है ना, ईयर 1 अटेंटिव बैठिएगा, सवाल पूछूंगा। एडजस्टमेंट कितने से? 10,000 से। और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट होगा, क्रेडिट हो रहा था ना एंट्री में, ईयर 1 में एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। आपको मालूम है क्लोजिंग प्रोसीड आप पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्लोज हो जाते हैं साल के एंड में, तो ये एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दिस अकाउंट इज नॉट एक्सपेंस अकाउंट, दिस इज कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट। ये बैलेंस शीट में आएगा। देखिए बैलेंस शीट बना रहे हैं ईयर 1 की, इस बैलेंस शीट में सिर्फ हम वो शो करेंगे जो हमें मालूम है। हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है, 1 लाख, और हम ये शो कर रहे हैं कि इसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट्स लेस होगा ना, बैड डेट एक्सपेंस थोड़ी लेस होगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस कर दो 10,000। मैंने आपसे जब एडजस्टमेंट पढ़ाई थी ना, मैंने कहा था देखो मैं आगे जाके वहां से शुरू करूंगा जहां तक आपको आता है, हर जगह यही होगा। ये क्या कहलाएगी? इसको हम ऐसे लिखते नहीं थे नेट रियलाइजेबल वाली, इस टॉपिक में आपको ऐसी शो करनी है, हम बस डायरेक्ट लिख के ऐड कर देते थे टोटल एसेट्स में। आप देखिए कितना आसान काम हुआ। साल के एंड में आपने बैड डेट्स एस्टिमेट किया, उसने बता दिया था कैसे करना है, उतने से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, अकाउंट में पोस्ट किया और बैलेंस शीट बना के नेट रियलाइजेबल वैल्यू बता दी, हो गई वैल्यूएशन अकाउंट रिसीवेबल की। अब यहां से कहानी शुरू होगी, पहला साल खत्म हो गया। अब आपने क्या एस्टिमेट किया? आप क्या है? आप कौन है भाई? अकाउंटेंट है। आप अकाउंटेंट है और आपने ये एस्टिमेट किया था कि 10,000 रुपए आने वाले साल में, एज्यूम करो अकाउंटेंट ने एस्टिमेट किया 10,000 रुपए का डिफॉल्ट होगा। अब आप क्या चाहेंगे? ये ऑनर है, आप अकाउंटेंट है, आप क्या चाहेंगे अकाउंटेंट साहब? अगले साल क्या हो? नहीं अकाउंटेंट से पूछ रहा हूं। हाँ, डिफॉल्ट ना हो। और ऑनर साहब आप क्या चाहेंगे? हाँ, ऑनर ये चाहेगा कि डिफॉल्ट ना हो, जबकि अकाउंटेंट ये चाहेगा डिफॉल्ट हो जी, क्योंकि अकाउंटेंट को बिजनेस, अकाउंटेंट ऑनर थोड़ी है। अकाउंटेंट ने ये एस्टिमेट किया कि 10,000 रुपए का डिफॉल्ट होगा। अब अगर 10,000 का डिफॉल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब अकाउंटेंट ने गलत काम किया था। गलत मतलब उसका एस्टिमेशन रॉन्ग था, उसने गलत काम किया। अकाउंटेंट तो यही चाहेगा ना 10,000 से ज्यादा का डिफॉल्ट हो, ना 10,000 से कम का हो, पूरा 10,000 का डिफॉल्ट हो जाए या करीब करीब हो जाए, तो मेरी वाह वाह हो जाएगी कि ये बंदा एस्टिमेट बिल्कुल सही करता है। इसी के तो पैसे दे रहा है ना ऑनर आपको, कि हम एस्टिमेट सही करें। अब अगर अगले साल 5,000 का डिफॉल्ट हो गया, तो ऑनर आपको बुलाएगा, यार तुम्हारा तो एस्टिमेशन ही ठीक नहीं है, तुमने गलत किया पिछले साल रिकॉर्डिंग। और अगर 15,000 से डिफॉल्ट हो गया, तब भी आपको ऑनर बुलाएगा और आपको चाय भी पिलाएगा और बहुत कुछ पिलाएगा। सही है, आपकी बेइज्जती होगी कि भाई ये क्या हो गया। तो 10,000 का ही डिफॉल्ट चाहेंगे आप? क्या ख्याल है आपका? हाँ, आप चाहेंगे 10,000 का डिफॉल्ट हो, जब भी तो आपका मजा आएगा, आप बोलेंगे हाँ भाई बड़ा मजा आया, हमने एस्टिमेट सही किया। अब एज्यूम करें दूसरे साल 8,000 फॉर एग्जाम्पल 2,000 का डिफॉल्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या है? बहुत दिनों बाद आप आई हैं, आप बता दें, आप फ्रेश हो गई होंगी ना बहुत दिनों तक आराम करके। 2,000 का डिफॉल्ट हुआ अगले साल, डिफॉल्ट अगले साल 2,000 का होगा, तो राइट ऑफ की एंट्री 2,000 से बनाएंगे क्या? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है? एनीबॉडी? नहीं ये बात नहीं है, अगले साल तो सेल नहीं, आप एस्टिमेशन की बात बताएं। वो तो सही है, वो तो हमें पता है, वो तो हम बात कर चुके हैं। इसके आगे वाला पॉइंट पूछूंगा ना अब मैं, भाई 10,000 एस्टिमेट किया, अगले साल 2,000 का डिफॉल्ट हुआ, अकाउंटेंट की एस्टिमेशन गलत है। 10,000 का एस्टिमेट किया, अगले साल 18,000 का डिफॉल्ट हो गया, अभी भी गलत है। अब मैं पूछ रहा हूं, अब मैं स्पेसिफिक आपसे बात पूछूं कि 10,000 का एस्टिमेट किया था,
2000 का डिफॉल्ट हुआ, क्या मतलब है इसका? करेक्शन क्या? जो हमने अलाउंस टू बैड डेट्स वो किया हुआ था 10,00,000, उसको कम करके हमने करना होगा भाई और कुछ आप जो बोल रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गलत कह रहे हैं, लेकिन इसमें आपको एक दूसरी चीज सोचनी है। हाँ, 8,000 से एस्टिमेशन गलत थी, और थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आपको। 10,000 एस्टिमेट किया था, 2,000 से डिफॉल्ट हुआ, 8,000 से एस्टिमेशन गलत थी, इसको थोड़ा और रिफाइन करें। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए तुम्हारी सैलरी है, 1,10,000 आ गए, तुम क्या बोलोगे? 10,000 में गलत सैलरी आई, ऐसे बोलोगे? मेरी बात बताओ पहले। 1,00,000 रुपए, हाँ आप बोलोगे 10,000 ज्यादा सैलरी आई। 1,00,000 रुपए तुम्हारी सैलरी है, 90,000 रुपए आ गए, तुम क्या बोलोगे? 10,000 से गलत सैलरी आई। तो आप बोलोगे 10,000 से कम सैलरी आई। ऐसे बात करें ना कि 10,000 से एस्टिमेट किया था, लेकिन अगले साल सिर्फ 2,000 का डिफॉल्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? पूरी बात करो ना क्या? 8,000 से क्या अंडरस्टैंड हुआ? कब अंडरस्टैंड हुआ? बोलने दो एक बच्चे को। 8,000 से जो एस्टिमेटेड प्राइस थी, प्राइस क्या है? बेड डेट्स। वो अंडरस्टेड हो गए। हाँ, और चले अब टाइम जाया नहीं करते। हाँ बोलो। नहीं, आप ही नहीं बता सकती, आप ही तो नहीं है यहाँ पर, तो मैं बताता हूँ आपको। सही, आप ही को छोड़ें। बेटा 10,000 से एस्टिमेट किया था, असल में इसमें थोड़ा सा दिमाग गर्म होता है तो आपका दिमाग चलता है, इस वजह से हम डिस्कशन करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आप इसमें दिमाग चलाएं। आप 90% चांसेस होते हैं कि आप गलत आंसर देंगे, लेकिन 10% सही के भी तो होते हैं, तो 10% की उम्मीद पे हम आपसे डिस्कशन करते हैं, वरना मैं डायरेक्ट बता दूं तो आप सो जाएंगे। 10,000 का एस्टिमेट किया था, 2,000 से राइट ऑफ हुआ, इसका मतलब है पिछले साल 8,000 से एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, ये बोलना था। कोशिश आपने की, सही है। 8,000 से पिछले साल एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। भाई जब 2,000 से डिफॉल्ट हुआ है तो इसका मतलब है अकाउंटेंट में ये क्वालिटी होनी चाहिए थी कि वो 2,000 से ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करता। अब पिछले साल 8,000 से एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड होने से क्या हुआ? पिछले साल 8,000 की इनकम, 8,000 से इनकम कम आई होगी, तो इनकम स्टेटमेंट गलत नहीं हो गया? इनका हमारा एक्सपेंस हो गया पिछले साल 8,000 से ओवर स्टेट, गौर से सुनिए, और इनकम हो गई 8,000 से अंडर स्टेट, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे? क्या पिछले साल का रिकॉर्ड जाके सही करेंगे? ये अलाउ नहीं है। एस्टिमेशन के एरर में आपको अब करेक्शन करनी है अगले साल के लिए। अगले साल के लिए कैसे करेक्शन करेंगे? इसके लिए आ जाए केस नंबर 2 में, मैं आपको बताता हूं कैसे करेक्शन होगी। या अच्छा, अगर डिफॉल्ट हो जाता 12,000 से, तो हम क्या बोलते? पिछले साल 2,000 से एक्सपेंस। बेटा 10,000 रुपए, आपको अभी भी आप उल्टा बोल रहे हो। 10,000 रुपए से, गुस्सा नहीं दिलाना मुझे, 10,000 रुपए बैड डेट्स रिकॉर्ड हुआ इस साल, और आने वाले सालों में 12,000 का राइट ऑफ हुआ, तो मुझे बताएं पिछले साल एक्सपेंस अंडरस्टेड कम रिकॉर्ड हुआ था, ऐसे बोल लो, कम रिकॉर्ड हुआ, ज्यादा रिकॉर्ड हुआ? कम रिकॉर्ड हुआ ना, एक्सपेंस अंडरस्टेड हो गया और प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया। और अगर 10,000 से बेटर एस्टिमेट किया और आने वाले साल में सिर्फ 2,000 का राइट ऑफ हुआ, तो इसका मतलब है पिछले साल आपने जो है 10,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, उसमें 8,000 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि ओवर स्टेट हो गया एक्सपेंस, और इनकम क्या हो गई होगी? अंडर स्टेट। अब इसको करेक्ट करेंगे दूसरे साल में, पिछले साल में सही नहीं करेंगे, क्योंकि एस्टिमेशन तो गलत हो सकता है ना। अब दूसरे साल में सही करेंगे इसको। कैसे सही करेंगे, आइए दूसरे साल में देखते हैं। यानी आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारा एस्टिमेशन प्रीवियस ईयर का सही है या गलत है, यह हमें कैसे मालूम चलेगा? इस साल के राइट ऑफ से। अगर इस साल राइट ऑफ पिछले वाले एस्टिमेशन से ज्यादा हो गया, इट मींस पिछले साल एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ था। पिछले साल के एंड में एक्सपेंस जो भी रिकॉर्ड हुआ था, मतलब अलाउंस ऑफ बैड डेट जो भी रिकॉर्ड हुआ था, बेटा अगर इस साल डिफॉल्ट ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है पिछले साल हमने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया था, और इस साल डिफॉल्ट अगर कम हुआ तो इसका मतलब है हमने एक्सपेंस पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप मेरी बात समझ सकेंगे आगे वाली। इट मींस अलाउंस ऑफ बैड डेट सही था या गलत था, ये डिपेंड करेगा राइट ऑफ पे। इफ राइट ऑफ इज ग्रेटर देन अलाउंस ऑफ बैड डेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, इसका मतलब है पिछले साल एक्सपेंस, अगर राइट ऑफ ज्यादा हुआ है तो हमने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया था, पिछले साल कम किया था। भाई 10,000 का, आप लोग
आप बताइए, 1 लाख का मैंने बैड डेट एस्टिमेट किया पिछले साल, राइट ऑफ हो गया 1.5 लाख का, तो राइट ऑफ ज्यादा है ना, 50,000 रुपये ज्यादा डिफॉल्ट हो गया, लेकिन 50,000 का हमने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया ना पिछले साल। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। और अगर 1 लाख का मैंने एस्टिमेट किया था पिछले साल, इस साल डिफॉल्ट हुआ 80,000 का, इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 का एक्सपेंस मैंने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ। आइए सिचुएशन नंबर 2। अब क्या हुआ दूसरे साल में, दूसरे साल के शुरू में आप मुझे बताएं अकाउंट रिसीवेबल का कितना बैलेंस होगा, वही जो यहां पर एंड में नजर आ रहा है। एंड में कितना बैलेंस नजर आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल का, 1 लाख। पहले साल के एंड के बैलेंस नहीं, बैलेंस शीट में एंडिंग बैलेंसेस होते हैं। और अलाउंस ऑफ डेटर्स का एंडिंग बैलेंस कितना नजर आ रहा है, 10,000। यही अगले साल के बिगनिंग बैलेंसेस होंगे, मतलब अगले साल के शुरू में अकाउंट, यही नहीं होंगे, बोलना है, अगले साल के शुरू में अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख होगा और अगले साल के शुरू में अलाउंस ऑफ डेटर्स 10,000 होगा। लेकिन साल के दौरान अकाउंट रिसीवेबल में डिफरेंट ट्रांजेक्शंस की वजह से चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल, उधार पे बेचें तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़कर डेबिट हो जाता है, कलेक्शन हो जाए तो अकाउंट रिसीवेबल कम होकर क्रेडिट हो जाता है, रिटर्न हो जाए तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होकर कम हो जाता है, डिस्काउंट हो तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होकर कम हो जाता है, राइट ऑफ हो तो अकाउंट रिसीवेबल कम होकर क्रेडिट हो जाता है। तो वो सारी चीजें इसके साथ 1 लाख वाले अकाउंट रिसीवेबल के साथ हुई होंगी, वो सब प्लस माइनस करने के बाद अकाउंट रिसीवेबल कितना हो गया, 1,50,000 दूसरे साल के एंड में। अभी 1,50,000 कैसे हुआ, इसकी डिटेल यहाँ है नहीं, हमें सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आने वाले जब न्यूमेरिकल इन 7 केसेस के बाद आएंगे तो 1,50,000 का एंडिंग बैलेंस आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा, सारी एंट्रीज पोस्ट होंगी, मैं निकलवाऊंगा वो आपको। अभी मैंने एंडिंग बैलेंस दे दिया है, ये एंडिंग बैलेंस साल के एंड का है, कब का, ईयर 2 का। इसी तरीके से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बिगिनिंग बैलेंस कितना होगा दूसरे साल में, शुरू में 10,000। इसमें तब्दीली सिर्फ किसकी वजह से आ सकती है, फिलहाल राइट ऑफ की वजह से। राइट ऑफ की वजह से अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ये देखिए, ये राइट ऑफ की एंट्री है। राइट ऑफ की वजह से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्या होता है, डेबिट। अब यहां पर हमारे पास केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस 10,000 ही है, 10,000 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। अगर राइट ऑफ होता दूसरे साल में तो अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट हो जाता, वो डेबिट तो नहीं हुआ, डेबिट होता तो वो कम हो जाता ना। मेरे कहने का मतलब देखिए ये है कि अगले साल, दूसरे केस में आप आए, अगले साल के शुरू में आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट रिसीवेबल का मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूं, उसका एंडिंग बैलेंस उसने हमें दिया हुआ है। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट होता है ना। तो ईयर 1 के, ईयर 2 के शुरू में यह है बैलेंस बीडी, ईयर 1 के शुरू में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का कितना बैलेंस था, यही साल के एंड में भी है। अगर राइट ऑफ हो जाता, अगर फॉर एग्जाम्पल 3,000 से राइट ऑफ होता तो यहां एक एंट्री बनती, अगर हो जाता, खैर जाओ देख लो, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, गौर से देखो, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री बन जाती। कितने से बनती, 3,000 से। हुआ नहीं है ये, मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि अगर हो जाता तो क्या होता। इसमें क्या हुआ, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, अब यहां आते और इसको डेबिट करते 3,000 से, तो इसका बैलेंस कितना रह जाता, 7,000 वट क्रेडिट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो 7,000 क्रेडिट में रह जाता बैलेंस, तो आप क्या बोलते, आप बोलते हमने 10,000 एस्टिमेट किया था, 3,000 से राइट ऑफ हुआ, तो 7,000 से कम राइट ऑफ हुआ, तो 7,000 का एक्सपेंस पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड हुआ ना। 10,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया पिछले साल, जबकि राइट ऑफ सिर्फ 3,000 से हुआ, तो एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। लेकिन अभी तो राइट ऑफ हुआ ही नहीं ना इस वाले केस में। इस वाले केस में तो राइट ऑफ की कोई कहानी ही नहीं है। देखे मैं आपको दिखाता हूं, केस नंबर 2 में तो कोई राइट ऑफ है ही नहीं, बस ये खत्म हो गया केस नंबर 2, नीचे जो लिखा हुआ, इसमें राइट ऑफ हुआ ही नहीं है। जब राइट ऑफ हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब है एंडिंग बैलेंस वही 10,000 लिखा हुआ भी उन्होंने, एंडिंग बैलेंस 10,000, बिगनिंग बैलेंस भी 10,000, एंडिंग बैलेंस भी 10,000। इसका मतलब है पिछले साल हमने कितना एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया।
बेटा अटेंटिव है आप लोग या नहीं है? या आज नहीं पढ़े? अटेंटिव हो गए पढ़े आप? मैं पहले बता रहा हूँ, ये बेड डेट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। 10,000 से एस्टिमेट किया था ना हमने बेड डेट्स को पिछले साल, जब भी तो अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट में 10,000 रखा हुआ है। क्रेडिट में जो अलाउंस ऑफ बेड डेट्स होता है ना, वो पिछले साल का एस्टिमेशन शो कर रहा है फिलहाल अभी। अगर राइट ऑफ होता तो डेबिट होता, राइट ऑफ वही, राइट ऑफ नहीं हुआ, इसका मतलब है 10,000 का एक्सपेंस जब हमने रिकॉर्ड किया पूरा का पूरा, हमने पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि राइट ऑफ नहीं हुआ तो एक्सपेंस पिछले साल रिकॉर्ड क्यों हो गया? गलत किया ना हमने। अब जब गलत कर दिया तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इधर देखिएगा। अब गौर से देखिए, दूसरे साल भी ये क्या बोल रहा है, रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है उस पर क्या लगा दो, 10%। हालांकि उसे परसेंटेज चेंज करनी चाहिए थी ना, लेकिन मैंने नहीं की समझाने के लिए ऐसी। अब किस पर लगेगी परसेंटेज, ये लगाते हैं। पहले हम लिखेंगे एस्टिमेटेड बैड डेट्स इज 10% ऑफ ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, ये इसने हमें बताया है। अब यहां लिखेंगे आप एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स निकालने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि एंडिंग बैलेंस है हमारा 1,50,000, उस पर लगा देंगे कितना परसेंट, 10%। कितना आ गया ये, 15,000। इसका मतलब है इस साल हमें कितने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, 15,000 का। ठहर तो जाओ, इस साल हमें 15,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, और पिछले साल ऑलरेडी हम 10,000 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आप बताएं अब उस एरर को करेक्ट करने के लिए इस साल कितने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करें? क्यों? पिछले साल आपने 10,000 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, इस साल आपको सिर्फ 15,000 रिकॉर्ड करना था। इसका मतलब इस साल सिर्फ 5,000 रिकॉर्ड करो ना। सिंपल सी बात है यार, तुम्हें 1 लाख रुपए सैलरी मिलनी थी, 1,10,000 तुम्हारे अकाउंट में आ गए। अब अगले साल कितने आएंगे तुम्हारे अकाउंट में? अगले महीने 90,000 डालेगा ना वो, कि 10,000 पुराने ही आ चुके हैं। नॉर्मल बात है बहुत, कि पिछले साल हमने 10,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया और डिफॉल्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है 10,000 का एक्सपेंस हमने पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, बट डिफॉल्ट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब इस साल 10,000 से एक्सपेंस, जब भी प्रीवियस ईयर में जितने से ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो ना, उतने से इस साल का एक्सपेंस कम कर देना। प्रीवियस ईयर अगर कम रिकॉर्ड हो, इस साल ज्यादा रिकॉर्ड करना। तो प्रीवियस ईयर हमने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया? हमें कैसे मालूम चला ज्यादा रिकॉर्ड किया? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के अकाउंट में क्रेडिट में जो 10,000 पड़ा हुआ है, वो पिछले साल के एक्सपेंस को शो कर रहा है। और राइट ऑफ नहीं हुआ, वो राइट ऑफ होता तो डेबिट हो जाता। अगर 10,000 से राइट ऑफ हो जाता तो एंट्री 10,000 से डेबिट होता तो जीरो हो जाता ही। जीरो हो जाता मतलब हमारा एस्टिमेशन सही था। फिर हम क्या करते, इस साल का जो एक्सपेंस 15,000 आ रहा है वो पूरा रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन अभी तो राइट ऑफ नहीं हुआ ना, तो ये जो एक्सपेंस हमारा 10,000 का नजर आ रहा है पिछले साल का, ये अलाउंस ऑफ एडेट्स के अकाउंट में नजर आएगा हमेशा। इतने से एक्सपेंस हम इस साल कम रिकॉर्ड करेंगे। वजह क्या है? हाँ, इस साल कम रिकॉर्ड करेंगे तो लेस कर लेंगे इसमें से क्या, क्रेडिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? ये जो बैलेंस हम ले रहे हैं ना, ये अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का, ये साल के शुरू वाला नहीं ले रहे। अगर राइट ऑफ 3,000 से हो जाता तो 3,000 से डेबिट हो जाता तो बैलेंस कितना बचता? तो इसका मतलब होता है पिछले साल कितना एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, 7,000। तो फिर यहां पर कितने से एक्सपेंस को कम करते, 7,000 से। इसी वजह से आपको यहाँ पे जो अमाउंट लेना है ना, लेस करने के लिए, वो अलाउंस ऑफ एडेट्स का बैलेंस लेना है। और बैलेंस कैसे आएगा? क्रेडिट और डेबिट को लेस करके। और अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रेडिट ही है, तो पूरा का पूरा अमाउंट इधर से लेस करेंगे 10,000, और हम एक्सपेंस इस साल का रिकॉर्ड करेंगे। और से एक सवाल का जवाब दीजिएगा, इस साल हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे कितने से? 5,000 से। टेक्निकली भी ये सही है। पहले तो एक बात बताएं, हमने इस साल का एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना था? 15। रिकॉर्ड कितना किया? क्या पिछले साल हमने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया था? इस साल सही रिकॉर्ड किया है? पिछले नहीं, अभी फिलहाल अभी तक की बात करो। अगले साल जब पता चलेगा तब देखा जाएगा। अभी तक की कहानी बताएं। पिछले साल 10,000 से एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, इस साल सही रिकॉर्ड किया है? इस साल भी गलत है। इस साल गलत क्यों है? इस साल कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए था? 15,000 से, जबकि हम रिकॉर्ड कितने से कर रहे हैं? क्यों?
इस वजह से कभी पिछले साल 10,000 से ज्यादा हो गया था तो इस साल 10,000 से कम कर दो, तो इस साल का जो 15 था वो भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, 5 रिकॉर्ड हो रहा है। यानी इस साल का देखिए एक्सपेंस पिछले साल का पिछले साल ही क्लोज हो गया होगा और 10,000 का एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चला गया होगा। आप जा सकते हो, 10,000 का एक्सपेंस पिछले साल इनकम स्टेटमेंट में चला गया होगा जो कि नहीं जाना चाहिए था इनकम स्टेटमेंट में। और इस साल का कितना एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा कितना, 5। और ये क्यों हुआ, क्योंकि पिछले साल एरर हुआ एस्टिमेशन। इसका मतलब है पिछले साल का एक्सपेंस ओवरस्टेड हो गया, इस साल का एक्सपेंस अंडरस्टेड हो गया। इसका मतलब है हमारा मकसद एक्सपेंस निकालना ही नहीं है, हमारा मकसद अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को सही करना है। बैलेंस शीट अप्रोच में सारी तवज्जो आपको कहां डालनी है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में। अब देखिए अगर मैं ये एंट्री बनाऊं, अभी खत्म नहीं हुआ इसको, हम अभी पढ़ रहे हैं। अब ईयर 2 में मैं एंट्री बनाऊं, कब एडजस्टमेंट बन रही है, वही एडजस्टमेंट जो आप लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल में ऐसी पढ़ के निकाल दी थी, दोबारा बना रहे हैं उसको। ये दूसरे ईयर की कहानी हो रही है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउ, एंट्री वही बनेगी, अलाउंस फॉर। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, ज्यादा राइट ऑफ हो गया तो क्या होगा, कम राइट ऑफ हो गया तो क्या होगा, तो मैंने कहा तो रुक जाओ बाद में आएगा। तब वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हो। जब मैं एडजस्टमेंट बढ़ाता हूँ, एस्टिमेट करने वाला स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछता है, हमने एस्टिमेट कर लिया, अगले साल राइट ऑफ नहीं हुआ तो क्या होगा, अगले साल ज्यादा से राइट ऑफ हो गया तो क्या होगा, अगले साल कम से राइट ऑफ हो गया तो क्या होगा, तो आप बता रहे हैं आपको क्या होगा। 5,000 से एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया, नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, इसके गौर से याद कर लीजिएगा। अब ये एंट्री बनाने के बाद अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कितने से क्रेडिट हुआ है, मैं इधर आऊंगा और यहां लिखूंगा ईयर 2, और ईयर 2 में मैं अकाउंट इसको क्रेडिट कर रहा हूं एडजस्टमेंट में कितने से, 5,000 से। अब मुझे बताएं इसका बैलेंस कितना आ गया, 15,000 आ गया। अब अगर मैं इसकी एंट्री अगर मैं 15 से बना देता, ये वाली, यहां 15 आता, यहां जब 15 आता तो बैलेंस 25 आया था। जबकि हमारी पॉलिसी क्या है, ऊपर पॉलिसी लिखी हुई है, क्या पॉलिसी है, जितना भी अकाउंट रिसीवेबल होगा अलाउंस ऑफ बैड डेट सिर्फ उसका 15% 10% होगा। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना है, 1,50,000। 1,50,000 का 10% 15,000 होता है। और अगर आप ये 15,000 से एंट्री पास करते हैं तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 25,000 होता, जो कि 1,50,000 का 10% नहीं है। तो टेक्निकली भी आप कैलकुलेशन के लिहाज से भी देख सकते हैं। कैलकुलेशन के लिहाज से ये बात है कि हमेशा अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के अकाउंट में जो फाइनल बैलेंस आएगा ना, वो ये वाला आएगा जो बोल्ड हुआ है 15,000। ये 15,000 लाने के लिए आप देखेंगे कि ऑलरेडी इसमें 10,000 पड़े हुए हैं, तो मैं 15,000 से एंट्री बना दूंगा तो 25 हो जाएगा। मुझे तो 15 लाना है, 15 लाने के लिए 5 से एंट्री बनाऊंगा। ये तो कैलकुलेशन वाला हिसाब किताब है, लेकिन असल में जो अकाउंटिंग है वो क्या है, अकाउंटिंग बोलती है कि 15 से एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, लेकिन पिछले साल 10 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, तो इस साल 10,000 से कम रिकॉर्ड करो और इस साल का एक्सपेंस 15 के बजाय 5,000 से रिकॉर्ड करो। इसे कहते हैं एस्टिमेट की वजह से जो भी, इसी वजह से कहते हैं कि एस्टिमेट की वजह से जो भी एरर पिछले साल हुआ है उसको पिछले साल में जाके करेक्ट नहीं करेंगे आप, उसको जाने दें, आप आने वाले साल में सही करेंगे। दोनों को करेक्ट नहीं करें और इस साल अगर डिफॉल्ट हो जाए तो सही, तो अगले इस साल डिफॉल्ट हो जाए, मतलब जो अगर इस डिफॉल्ट हो जाए अगले साल की बात करो, इस साल की बात कर रहे हो, पिछले साल का भी नहीं करें करेक्ट, ठीक है, और अगले साल करें। क्यों नहीं करेंगे आप, बैड डेट्स रिकॉर्ड कैसे होगा इस साल, अगर आप इस साल एक बात करो, एक बात करोगे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं ना। आप ये कह रहे हो कि इस साल हम अगर ये बैड डेट्स को करेक्ट करके रिकॉर्ड ना करें तो हो ही नहीं सकता ना, फिर बैड डेट्स रिकॉर्ड कैसे करेंगे आप चाह रहे 15,000 से रिकॉर्ड कर दें, नहीं हो सकता ना, ये तो गलत हो जाएगा। अकाउंटिंग में आपकी अकाउंटिंग गलत होगी ना, फिर इसका मतलब है आप खुद जानबूझ के और गलतियां कर रहे हो। इस साल रिकॉर्ड 5 से होना चाहिए था, आपने 15 से रिकॉर्ड कर दिया, इस साल और आपने 10,000 से जो है वो एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो ये तो आप खुद गलती कर रहे हो। तो आपको बताया जा रहा है ऐसा नहीं करना, ये गलत होगा। और अगर आपने कर दिया गलती से कुछ, तो फिर जब आपको पता चलेगा तो उस साल आप सही करेंगे उसको। लेकिन आपको तो पता हो ना, जब आप काम करेंगे तो आपको तो पता होगा, तो आप उसी से हम सही करेंगे, आगे उस एरर को लेके नहीं जाए, वरना फिर इस साल का भी गलत हो जाएगा। अब एज्यूम करो आपके अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में कितना नजर आ रहा है बैलेंस इस साल के एंड 15,000, यानी आपके कहने का मतलब है आने वाले साल में कितने का राइट ऑफ होना चाहिए, क्यों 15,000 का राइट ऑफ होना चाहिए ना, टोटल 15,000। और इस 15,000 के एक्सपेंस को आपने 2 हिस्सों में रिकॉर्ड किया हुआ है,
10,000 का ईयर 1 में, 5,000 का इस ईयर में, मिला के 15,000 हो गया। अब आप ये चाह रहे हैं ईयर 3 के अंदर 15,000 का डिफॉल्ट हो, ताकि इस अलाउंस ऑफ बेडर्स का बैलेंस 0 हो जाए और वो जो पिछले ये जो एरर वैरर की चक्कर हो रहा है ना, ये ना हो। ये तो एरर का चक्कर जब ही खत्म हो सकता है जब आपका एस्टिमेशन करेक्ट होगा। हमने तो केसेस बनाए हुए हैं ना, केसेस बनाने के लिए हम डिफरेंट चीजें बना रहे हैं। अब अगर मैं ये केसेस ना बनाऊं तो डिफरेंट किस्म की चीजें तुम्हारे सामने नहीं आएंगी। प्रैक्टिकली तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। आपका एस्टिमेशन और आपका एक्चुअल नेयर होना चाहिए था, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए ऐसा होना चाहिए था ना। लेकिन मैं तो नहीं कर सकता ना पढ़ाते वक्त वो। अब मैं बोलूं भाई 10,000 का एस्टिमेट किया था, 10,000 का ही डिफॉल्ट हो गया तो चैप्टर खत्म हो गया, फिर आपको खत्म हो गया ना फिर तो चैप्टर। तो आपको मैं केसेस बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाए तो यूं करेंगे, यूं हो जाए तो यूं करेंगे, पढ़ लें। लेकिन अगर अच्छा हो गया आपके पास 10,000 का एस्टिमेट किया, 10,000 का डिफॉल्ट हो गया तो अलाउंस ऑफ बेडर्स का अकाउंट 0 हो गया। 0 हो गया, फिर जितना आपने परसेंट लगा के नया एस्टिमेट करना है उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, तो दुनिया सीधी सीधी चलती रहेगी तुम्हारी। समझ आ गई बात। लेकिन हम केसेस पढ़ रहे हैं, जब भी साथ के साथ केसेस हो जाए ना, फिर आप मुझसे मजीद क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी भी पूछें, कोई मसला नहीं है। अब मुझे बताएं, अगर मैं इस साल की बैलेंस शीट बनाऊं ईयर 2 की, तो इसमें अकाउंट रिसीवेबल कितना लिखूंगा? 1.5 लाख। मैं अभी एक स्टूडेंट यहां से गया था, तो वो मेरे पास आया था अभी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले। मुझे बोला था मुझे बेड डेट्स में बहुत प्रॉब्लम है, और वो FSCR क्लियर कर चुका है, तो बेड डेट्स में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बताएं क्या करूं। तो मैंने उसको प्रीवियस वाला एक बेड डेट्स का ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भेज दिया उसको। अब वो बेड डेट्स में A1 हो चुका है, क्योंकि उसे यही कन्फ्यूजन थी कि अलाउंस ऑफ बेड डेट्स ये क्या, कभी माइनस कर रहे हैं कभी प्लस कर रहे हैं। तो जो लिखा हुआ था ना हमारे पास, अभी जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, बंद कर दी मैंने स्लाइड में जो लिखा हुआ था कि अलाउंस ऑफ बेड डेट्स के बैलेंस को कंसीडर करेंगे। कंसीडर करेंगे मतलब ये देखेंगे कि अगर उसका बैलेंस पड़ा हुआ है तो हमारा पिछले एस्टिमेशन गलत था, तो इस साल हमको अपने एक्सपेंस को या तो बढ़ा के रिकॉर्ड करना पड़ेगा या कम करके। अभी तो एक ही केस पढ़ा है आपने। इतना इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। शेर सुना है आपने? मतलब जब कोई चीज शुरू होती है ना तो उसमें मसाइल आते हैं। आप जब कोई चीज सर करने की कोशिश करते हो तो आप बोलते हो यार ये क्या है, इसमें तो मसले आ रहे हैं। तो फिर इसके लिए बोला गया है बेटा अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तुम आगे बढ़ोगे तो कामयाबियां भी बड़ी बड़ी मिलेंगी और मसाइल भी बड़े बड़े आएंगे। जितनी बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं ना आप, उतनी बड़ी किस्म की मुश्किलात आपके सामने आती है। ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न देता है, और अगर आप आराम के साथ कोई रिटर्न हासिल करना चाह रहे हो तो वो रिटर्न फेक होगा और आगे जाके वो बुलबुला फट जाएगा। समझ में आ रही बात आपकी? इसी वजह से मेहनत करने की आदत डालें। स्मार्ट वर्किंग उसी वक्त कर सकोगे जब आप हार्ड वर्किंग से गुजर चुके होगे। स्मार्ट वर्किंग शुरू से नहीं हो सकती। अलाउंस फॉर बेड डेट्स, कितना अलाउंस फॉर बेड डेट्स था? 15,000। ये साल का एंडिंग बैलेंस, ये मैं कहां से लाया हूं? इस अकाउंट के बैलेंस को उठाएंगे, सही। और अब आगे हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये सारे केसेस ऐसे सॉल्व होंगे, बस थोड़ी थोड़ी तब्दीली है जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बनाई गई। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब देखें इस साल क्या हुआ, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का बिगनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, 1 रुपए का भी राइट ऑफ नहीं हुआ, हमारा पूरा एस्टिमेशन गलत हो गया, पिछले साल एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। तो इस साल हमने जितना एक्सपेंस आ रहा था उसमें 10,000 का एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया, मतलब 5,000 से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। दोनों साल के एक्सपेंस गलत हो गए, लेकिन अलाउंस ऑफ बेड डेट्स हमारा उतना हो गया जितना पॉलिसी के मुताबिक है। और पॉलिसी क्या कह रही थी? बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल के नीचे जो अलाउंस ऑफ बेड डेट्स आएगा ना, वो अकाउंट रिसीवेबल का 15% 10% होना चाहिए, और 10% नजर आ रहा है। अगर ये 10% ना हो तो हमारी जो पॉलिसी हमने बनाई थी वो गलत हो जाएगी। अब ईयर 3 में क्या होगा? ईयर 3 के शुरू में जब हम आएंगे तो अकाउंट रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस होगा 1,50,000। अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का बिगनिंग बैलेंस कितना होगा? 15,000। फिर ये अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल में तो बहुत सारी तब्दीली आएंगी, तो उसका एंडिंग बैलेंस मैंने दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? लेकिन 2 लाख। ये 2 लाख कैसे होगा ये नहीं पूछे आप, ये तो आगे जाके खुद ही केसेस के बाद न्यूमेरिकल में आप कैसे होगा पता है ना आपको। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा, बिगनिंग बैलेंस जाएगा, सारी एंट्रीज विंट्रीज जितनी भी बनेगी साल के दौरान की वो पोस्ट होंगी, वो सब नहीं दी मैंने आपको, बस मैंने एंडिंग बैलेंस दे दिया कितना? 2 लाख। अच्छा, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का एंडिंग बैलेंस कितना था इस साल? 15,000। ईयर 3 के शुरू में भी 15,000 होगा। यहां क्या लिखा हुआ है कि पूरा 15,000 का राइट ऑफ हो गया। ये अच्छी चीज हो गई आपके लिए, जिसकी वजह से अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का एंडिंग बैलेंस क्या हो गया? 0। एंडिंग बैलेंस मतलब एडजस्टमेंट बनाने से पहले का बैलेंस। देखें ये जो अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का अकाउंट था, इसका बिगनिंग बैलेंस क्या था? 10,000।
एडजस्टमेंट से पहले क्या बैलेंस था? 10,000। एडजस्टमेंट के बाद कितना हो गया? 15,000। तो बिगनिंग बैलेंस है वो एक ही होता है 10,000, लेकिन एंडिंग बैलेंस दो टाइप के होते हैं, बिफोर एडजस्टमेंट एंड आफ्टर एडजस्टमेंट। आर यू लिसनिंग? बिफोर एडजस्टमेंट इसका बैलेंस क्या था? एंडिंग बैलेंस 10,000 ही था, लेकिन जब मैंने एडजस्टमेंट बना के पोस्ट की 15,000 हो गया। बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस जाता है? बिफोर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट? आफ्टर एडजस्टमेंट। अब केस नंबर 3 में आओ। केस नंबर 3 के शुरू में हमने बोला कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के अंदर क्रेडिट में ईयर 3 में बैलेंस पड़ा हुआ था कितना? बैलेंस बीडी, ये मैं पिछले साल से लाया हूं 15,000। अब अकाउंटेंट यही दुआएं करते बैठा हुआ था कि 15,000 का राइट ऑफ हो जाए, और यहां लिखा हुआ है कि राइट ऑफ हो गया 15,000 का। मतलब 15,000 की एस्टिमेशन की थी पिछले सालों में और 15,000 रुपए लेके कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। तो अब हम यहां पे ईयर 2 के दौरान, ईयर 3 के दौरान एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइट ऑफ की एंट्री, अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं? देखिए ये क्रेडिट में मौजूद होता है, देखिए इसको कम करने के लिए डेबिट ही करना पड़ता है। मजीद क्रेडिट कर दोगे ये तो बढ़ता चला जाएगा। क्रेडिट में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स की मौजूदगी इस बात का सबूत होती है कि इतने अमाउंट से पिछले साल हमने एस्टिमेट किया था, बड़ा था ना पिछले साल। अच्छा, अब क्रेडिट क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करके क्यों? क्योंकि अब वो प्रॉमिस खत्म हो गया। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। ओके, कितने अमाउंट से राइट ऑफ हुआ? पूरे 15,000 से। अब आप क्या करेंगे? इसको पोस्ट करें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में ईयर 3 में पोस्ट हुआ ये एडजस्टमेंट में कितने से? 15,000 से। अब मुझे बताएं ये जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स था इसका बिगिनिंग बैलेंस क्या था? अब इसका बैलेंस कितना है? 0। ये कब का बैलेंस है? एंडिंग बैलेंस। लेकिन एंडिंग दो बताए थे मैंने, एडजस्टमेंट से पहले, एडजस्टमेंट के बाद। ये एडजस्टमेंट से पहले का है, ये एडजस्टमेंट थोड़ी पोस्ट हुई है यार, गलत लिख दिया मैंने। यहां लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, ये एडजस्टमेंट नहीं है। ये तो साल के दौरान एंट्री बनती है ना, राइट ऑफ की जनरल एंट्री है। तो ये एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस इसका आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ? 0 आने का मतलब होता है कि हमारा पिछला एस्टिमेशन बिल्कुल करेक्ट था। अब इस साल आपको कोई इसमें जो है वो एक्सपेंस को कम करने की या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब इस साल की पॉलिसी क्या है? वही पॉलिसी है, 10% साल के एंड का बैड डेट्स होगा। और इस साल अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 2 लाख। इस साल का बैड डेट्स अब इस साल रिकॉर्ड करेंगे ना, तो इंस्टेंट बोल रहा है सर हो तो गया, राइट ऑफ हो गया ना, खत्म हो गया ना, आप क्यों कर रहे हैं? तो भाई इस साल भी तो अकाउंट रिसीवेबल बच गया 2 लाख, वो तो पिछले साल का हिसाब बराबर हुआ है। भी 2 लाख का अकाउंट रिसीवेबल अभी भी बाकी है, इसमें 10% बैड डेट्स हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम पॉलिसी लिखेंगे एस्टिमेटेड बैड डेट्स आर 10% ऑफ ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। जिसको ये 7 केसेस आते हैं कल वो आराम से हमारे साथ न्यूमेरिकल करेगा, छुट्टी नहीं करना। अब आप लिखेंगे एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस लेंगे, उस पर 10% लगाएंगे। कितना एंडिंग बैलेंस? 2 लाख। 10% 20,000। अब मुझे बताएं क्या पुराना अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कुछ है? 0। तो आप मुझे बताएं अगर ये 13,000 से राइट ऑफ होता, हम क्या बोलते हैं? पिछले साल 2,000 से एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, तो फिर इस साल हम 2,000 से एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करते हैं। जब भी क्रेडिट में बैलेंस बच जाए ना अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में, अभी तो नहीं बच रहा, अगर क्रेडिट में बच जाए तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंस पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड हुआ, तो फिर उसको ले जाकर हम लेस करते हैं। इसको हम कहते हैं कि क्रेडिट बैलेंस इन अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमेशा लेस किया जाएगा। तो लेस होने का रीजन मैंने आपको बता दिया। लोग पहले ये बताते हैं कि जो भी क्रेडिट में बैलेंस बचे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में उसको ले जाके लेस कर देना। क्यों लेस कर देना? पूछिएगा किसी से, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बिफोर एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस लेस क्यों करते हैं? मजा आएगा आप, फिर आप उसे समझा दीजिएगा कि इस वजह से लेस करते हैं कि अगर आप समझा पाए तो, कि क्रेडिट में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बैलेंस पड़ा होने का मतलब ये होता है कि इतने से एस्टिमेट पिछले साल ज्यादा हुआ था। सिर्फ ये बोल देंगे ना उसकी समझ में नहीं आएगी, तो इस साल कम रिकॉर्ड करेंगे, इस वजह से माइनस कर देते हैं।
और अगर राइट ऑफ 16,000 से हो जाता तो इसका मतलब होता है पिछले साल हमने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया था। कितना? 1,000 से कम रिकॉर्ड किया था। तो वो एक्सपेंस जो पिछले साल 1,000 से कम रिकॉर्ड हुआ था, इस साल ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे, यानी 1,000 से ऐड कर देंगे। यानी डेबिट बैलेंस ऐड होता है अलाउंस ऑफ एडेट्स का, और क्रेडिट बैलेंस लेस होता है। दोनों के रीजन बता दिए मैंने आपको। अब जितना गौर फिक्र करेंगे उतना ही आपके पास रहेगा रीजन, वरना भूल जाएंगे आप। अच्छा, अब इसमें हमारे पास तो कुछ भी लेस ऐड नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बैड डेट्स एक्सपेंस। क्यों लेस ऐड नहीं किया? अलाउंस ऑफ एडेट्स में कुछ भी नहीं पड़ा। तो इस साल का एक्सपेंस कितना होना चाहिए था? 20,000, और रिकॉर्ड भी कितना करेंगे? 20,000। तो ये करेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक का मामला ही है। अब ये करेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो राइट ऑफ बताएगा। अब आप साल के एंड में क्या बनाएंगे? अब बनेगी एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट है। क्या बनेगी भाई ईयर 3 के एंड में? क्या? अलाउंस डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ डेट्स क्रेडिट। नरेशन क्या हो गया? आ गया। वहां क्या रिकॉर्ड करना था? ये तो गलत नरेशन लिखी हुई है ना। रोट ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट। ये तो हमने कस्टमर के अकाउंट को राइट ऑफ किया था ना। ये एस्टिमेटेड बैड डेट थोड़ी था। कितने से? 20,000। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाने से पहले अलाउंस ऑफ एडेट्स में पोस्टिंग होगी। कितने से अलाउंस ऑफ एडेट्स क्रेडिट हुआ है? 20,000। तो अब यहाँ आएंगे ईयर 3 में। अब ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में क्रेडिट करेंगे कितने से? 20,000 से। अब इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? 235 आ जाएगा। बैलेंस कैसे निकलता है? क्रेडिट ऐड करो, डेबिट लेस करो। क्रेडिट 35, डेबिट 15, तो कितना आया? 20। और अभी मैंने आपको बताया था अलाउंस ऑफ एडेट्स में जो आफ्टर एडजस्टमेंट बैलेंस आता है वो हमेशा परसेंटेज लगाने के बाद वाला होता है। परसेंटेज लगाने के बाद यहाँ क्या नजर आ रहा है? 20,000। तो अलाउंस ऑफ एडेट्स के अकाउंट में बैलेंस भी कितना आ रहा है? 20,000। यहां परसेंटेज लगाने के बाद क्या नजर आ रहा था? परसेंटेज लगाने के बाद यहां क्या नजर आ रहा था? 15,000। तो देखिए अलाउंस ऑफ एडेट्स में कितना नजर आ रहा है? 15,000। एंट्री 15,000 से नहीं बनी। अब आप खुद देखें, इस वाले में दूसरा केस में अगर मैं एंट्री 15 से बना लेता, वो मैं आपको बता चुका हूं। ओके, तीसरे केस की बैलेंस शीट बनाओ। क्या आएगा इसमें? ये पार्शियल बैलेंस शीट कहलाती है। पार्शियल क्यों? कंप्लीट नहीं बन रही ना। इसमें सिर्फ जो पता है वो बना रहे आप। एब्स्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं इसको। कितना अकाउंट रिसीवेबल था? 2 लाख। लेस करेंगे इसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो हमारा फोकस किस पर है? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स पर। बैड डेट एक्सपेंस के साथ जो भी हो रहा है हम होने दे रहे हैं। हम बोले नहीं भाई, जब भी तो एक्सपेंस गलत हो रहा है। क्योंकि बैलेंस शीट अपलोड जो पॉलिसी होती है कि आपको रिसीवेबल अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का, क्योंकि हमें क्या एस्टिमेट करना है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का ताल्लुक बैड डेट्स एक्सपेंस से नहीं होता, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स से होता है। इसी वजह से हमारा सारा फोकस अलाउंस ऑफ बैड डेट्स पर है। उसको सही करके लेके जा रहे हैं हम, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, मैंने अभी शॉर्ट क्या बताया आपको? शॉर्ट मैंने क्या बताया है कि हमेशा परसेंटेज लगाने के बाद जो अमाउंट आ रहा होगा वही अलाउंस ऑफ एडेट्स का एंडिंग बैलेंस होगा आफ्टर एडजस्टमेंट, और वही बैलेंस शीट में भी नजर आएगा। और जब बैलेंस शीट बना लो तो जो पॉलिसी थी उसको अप्लाई करके यहां डायरेक्ट भी देख सकते हो। कितना अकाउंट रिसीवेबल है? 2 लाख। इसका 10% कितना है? 20,000। सही है। बैलेंस शीट बना रहे हो, पॉलिसी थी 10% की, और यहां 30,000 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने काम गलत किया है। अब मुझे बताएं, तीसरे साल के एंड में अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 2 लाख है, अलाउंस ऑफ एडेट्स का एंडिंग बैलेंस 20,000 है। तो अगले साल के शुरू में भी यही होगा। अकाउंट ईयर 4 में अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कितना होगा? अकाउंट रिसीवेबल का बिगिनिंग बैलेंस कितना होगा? 2 लाख। और अलाउंस ऑफ एडेट्स का बिगिनिंग बैलेंस कितना होगा? 20,000। लेकिन फिर अकाउंट रिसीवेबल चेंज हो जाएगा और अगले साल के एंड में इसका बैलेंस कुछ और आएगा। लेकिन अलाउंस ऑफ एडेट्स में तब्दीली किस वजह से होती है भाई? अलाउंस ऑफ एडेट्स में तब्दीली किस वजह से होती है साल के दौरान?
टर्म बताए ना, राइट ऑफ बोले ना, सही बोल रहे हैं आप। राइट ऑफ की वजह से होती है ना अल्लाह के बंदे। आपको दो एंट्रीज बताई है मैंने अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जिसमें आता है, एक बैड डेट्स एक्सपेंस वाली और एक राइट ऑफ वाली। इसके अलावा कोई एंट्री मैंने आपको नहीं बताई जिसमें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आ सकता है। अभी नहीं बताई, आगे बताऊंगा। अब आप देखिए केस नंबर 3 में क्या हुआ। 4 में अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कितना हो गया, 3 लाख। अब 3 लाख पे परसेंटेज लगेगी। बिगनिंग बैलेंस अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का कितना था, 20। ऐसा ही लिख रहे हैं ना 20,000। अरे भाई अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस 20 था ना अल्लाह के बंदे। 20 बिगनिंग बैलेंस आ गया अगले साल। अब अगर राइट ऑफ नहीं होता तो एंड में ही 20,000 होता, लेकिन यहाँ राइट ऑफ हुआ है 15,000 से। इसका मतलब है हमारा एस्टिमेशन कितना गलत हुआ, 5,000। यानी 5,000 से पिछले साल एक्सपेंस, तो इस साल 5,000 से कम रिकॉर्ड कर लेंगे। और वही 5,000 एंडिंग बैलेंस हमें दे रहा है। किसका एंडिंग बैलेंस है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का। कौन सा एंडिंग बैलेंस है ये जो एंडिंग बैलेंस है सिचुएशन नंबर 4 में 5,000। मैंने बताया ना एंडिंग बैलेंस दो टाइप के होते हैं, बिफोर एडजस्टमेंट एंड आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये बिफोर एडजस्टमेंट है। ये अगर वो निकाल के ना देता तो आप निकाल सकते थे 5,000 बैलेंस। कैसे निकालते, 20 में से 15 लेस कर लेते। अब हम करेंगे सिचुएशन नंबर 4। आइए पहले तो हम अकाउंट बनाएंगे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का। हम बताएंगे ईयर के शुरू में, ईयर 4 के शुरू में इसका बैलेंस बीडी पिछले साल से आया, कितना आया, 20,000। बेटा याद हो जाना चाहिए आपको। जब भी तो मैंने एक ही बिजनेस के करेक्टेड केसेस बनाए, पिछले साल से ही चल रहा है। अबे अलग अलग बनाऊंगा ना फिर तो घूम जाते तुम लोग। 20,000 कहां से आया ये केस नंबर 3 की बैलेंस शीट मेरे के लिखा हुआ तो है। अब इस साल क्या हुआ, लिख के दिया 15,000 का राइट ऑफ हुआ है। तो अब आए राइट ऑफ की एंट्री बनानी पड़ेगी। राइट ऑफ की वजह से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट हो जाता है। अब एंट्री बनाएंगे, क्या एंट्री बनाएंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड, सॉरी, रोट ऑफ वर्थलेस। वर्थलेस मतलब बेकार हो गया ना, कस्टमर्स अकाउंट। कितने से राइट ऑफ हुआ, 15,000। 15,000 से राइट ऑफ हुआ। अब ये राइट ऑफ की एंट्री यहां पोस्ट होगी ईयर 4। हाँ डेबिट तो कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं 15,000 से। सामने क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। अब ये पोस्ट करने के बाद अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट क्या बता रहा है, क्रेडिट में बैलेंस बच गया है 5,000, जो शो कर रहा है कि 2 करोड़ और 36 लाख मरतबा बोल चुका हूं। क्या शो कर रहा है ये 5,000 क्रेडिट बैलेंस, पिछले साल एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, जब भी तो क्रेडिट में बैलेंस बच गया। अब इस साल जो भी हमारी एस्टिमेशन बनेगी उस पूरे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के बजाय 5,000 से कम रिकॉर्ड। जब भी कहते हैं जो क्रेडिट बैलेंस अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में बच जाए उसको क्या किया जाएगा, माइनस। अगर डेबिट में बचेगा ना ऐड किया जाएगा। अभी डेबिट वाला आया, अभी क्या हमारे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में डेबिट बैलेंस बचा है कभी? अभी तो सारे केसेस में क्रेडिट में ही बैलेंस बच रहा था। डेबिट में बैलेंस कब बचेगा, जब ये राइट ऑफ हो जाए 25,000 से, तो फिर डेबिट में 5,000 आ जाए। अभी तो ऐसा नहीं हुआ ना जिंदगी में, लेकिन होगा ऐसा। अब आप एस्टिमेट कर रहे हैं, इस दफा परसेंटेज किस पर लगेगी, 3 लाख पे। क्या पहले पॉलिसी लिखेंगे, एस्टिमेटेड बैड डेट्स आर 10% ऑफ ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। सेम फॉर्मेट पर सारे काम कर रहे हैं हम लोग। अब हम लिख रहे हैं कि हम एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स निकाल रहे हैं। अब देखिए वर्डिंग देखिए आप, मैं चाहता तो यह लिख सकता था ना एस्टिमेटेड बैड डेट्स, मैं यह लिख रहा हूं एस्टिमेटेड अलाउंस ऑफ बैड डेट्स। क्या मतलब है कि परसेंटेज लगाने के बाद जो आता है वो बैड डेट एक्सपेंस होता ही नहीं है, वो तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स होता है। बैड डेट एक्सपेंस तो जब आएगा, आगे आपको बोलना है, जब ऐड या लेस कर लेंगे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के बिफोर एडजस्टमेंट के बैलेंस को, तब आएगा बैड डेट एक्सपेंस। होना तो यही चाहिए था एक्सपेंस, लेकिन प्रीवियस गलती की वजह से हमें एक्सपेंस चेंज करना पड़ता है। अब 3 लाख का हमारा अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है, इस पर लगेगा 10% जो कि बन जाएगा 30,000। यानी इस साल का एक्सपेंस होना तो 30,000 ही चाहिए था,
लेकिन हम 30,000 से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, प्रीवियस ईयर में 5,000 से एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। कैसे मालूम चला मुझे? इस अकाउंट से 20,000 का राइट ऑफ होना था, 15,000 से राइट ऑफ हुआ, 5,000 से कम हुआ, 5,000 का एक्सपेंस ज्यादा है, तो आइए इस साल के एक्सपेंस को कम कर लेते हैं। तो हम लेस करेंगे। लेस किसे करेंगे? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि क्रेडिट में तो बचा है बैलेंस। 20 क्रेडिट में ज्यादा है ना, 20 क्रेडिट में है, 15 डेबिट में है, तो 5,000 रुपए क्रेडिट में ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। कब का? बिफोर एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस है। अब जब हम एंट्री बनाएंगे ना बैड डेट्स एक्सपेंस की, उसके बाद जब पोस्टिंग कर देंगे तो फिर जो बैलेंस आएगा वो आफ्टर एडजस्टमेंट होगा। बिफोर एडजस्टमेंट एंडिंग बैलेंस होता है या आफ्टर एडजस्टमेंट एंडिंग बैलेंस होता है? दोनों एंडिंग बैलेंस होते हैं, लेकिन एक एडजस्टमेंट से पहले का होता है और एक एडजस्टमेंट के बाद का होता है। पेपर में आपको एडजस्टमेंट के बाद वाला भी दे सकता है, एडजस्टमेंट से पहले वाला भी दे सकता है, बिगनिंग भी दे सकता है। आंखें खुली रखनी है आपको कि वो हमें क्या बोल रहे हैं। कितना ही 5,000 क्या करूं? ऐड करूं, लेस करूं? लेस क्यों कर रहे हो? पिछले साल 5,000 से एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। इसका शॉर्टकट पता है क्या है? राइट ऑफ की एंट्री बनाओ, अकाउंट में पोस्ट करो, क्रेडिट में बचे तो लेस कर दो। ऐसे पढ़ाया जाता है। कैसे? स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं कैसे होता है। देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, तुम लोगों ने परसेंटेज लगा लेनी है। 30,000 आ गया, अब तुम ये अकाउंट बनाओ, बिगनिंग बैलेंस क्रेडिट में डालो, राइट ऑफ की एंट्री बना के डेबिट कर दो। कहां पर बैलेंस बचा? क्रेडिट में ले जाकर लेस कर दो। जो आए वो हमारा बैड एक्सपेंस होगा, इससे बैड एक्सपेंस की एंट्री बन जाएगी। लेस क्यों कर दें? बस लेस करते हैं बेटा, लेस कर देना। तो कम से कम ये तो याद होना चाहिए तुम लोगों को, लेस करते हैं इस तरीके से। अब इसके आगे वाली बात की लेस क्यों किया, ये नहीं भी पता हो आपको तो मैंने आपको बताई ना। आप मुझसे पूछते हैं ना लेस क्यों करेंगे, तो बोलो भाई याद कर लो, तो अजीब सी बात हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, याद कर लो। अब कितने से एंट्री बनाऊं मैं? 25 से। एंट्री बननी चाहिए थी 30 से। इस साल का एक्सपेंस 30,000 है, लेकिन एक्सपेंस रिकॉर्ड 25 हो रहा है, तो इस साल का एक्सपेंस भी गलत हो गया, पिछले साल का एक्सपेंस भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा फोकस एक्सपेंस पर है ही नहीं, हमारा फोकस अलाउंस ऑफ बैड डेट्स पर है। जब भी हम कह रहे हैं कि एक्सपेंस को 25 से रिकॉर्ड करो, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट में 5,000 रुपए क्रेडिट में है। जब मैं 25 से एंट्री बनाऊंगा तो वो खुद ब खुद 30 हो जाएगा। इसी वजह से मैंने बोला कि 30 से एंट्री नहीं बनाओ, ये 30 जो आ रहा है मैं 30 से अगर एंट्री बना दूं ना तो इस अकाउंट में 35 आ जाएगा, और जब 35 बैलेंस शीट में जाएगा तो गलत है ना, क्योंकि बैलेंस शीट में तो अकाउंट रिसीवेबल कितना नजर आ रहा होगा? 3 लाख, और पॉलिसी है 3 लाख का 10%, तो 35,000 3 लाख का 10% थोड़ी है भाई। बहरहाल एडजस्टिंग एंट्री बनाओ। अभी आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, बनेगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। आपने मजीद एस्टिमेट कर लिया। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स कितने से? 25,000। 30,000 की जगह पर 25,000 से एंट्री बनाई। अब आप इधर पोस्ट कर दें, ईयर 4 में एडजस्टिंग एंट्री बन रही है, क्रेडिट कर दिया 25,000 से। अब इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे? क्रेडिट ऐड करो 45, उसमें डेबिट लेस कर दो, कितना बैलेंस आ गया? और यही बैलेंस आना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो परसेंटेज लगाने के बाद अमाउंट आएगा वही अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के अकाउंट में आना चाहिए, एंडिंग बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, और वही बैलेंस शीट में भी जाएगा। इसका मतलब है अगर आपसे कोई पूछे कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू बता दो, तो तुम लोग डायरेक्ट बता सकते हो इसको सॉल्व किए बगैर। परसेंटेज लगाओ और माइनस कर दो। 10% है ना बैड डेट्स, 90% लगा के नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल लो। एमसीक्यूज में डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं इसे। लेकिन कोई पूछे एक्सपेंस बताओ, तो ये कंपटीशन बनाना पड़ेगा एक्सपेंस के लिए। एक्सपेंस में पुराना वाला लेस ऐड होता है, लेकिन वो पूछे मुझे बताओ अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कितना होगा, तो वो डायरेक्ट भी निकल सकता है। लेकिन हमें तो सारा आना चाहिए ना, वो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है इसमें। जितनी डिस्कशन अभी होगी ना 7 केसेस में, मैं इससे आराम से आपसे तकरीबन 10-12 एमसीक्यूज बना सकता हूं।
उसी टाइप के फिर और भी बन जाएंगे अमाउंट चेंज करके, लेकिन क्या लिखो यहां पर, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस 3 लाख, और इसमें से अलाउंस ऑफ एडेड लेस होगा जो अकाउंट में आया है। अगर अकाउंट ना बना हुआ हो तो हम डायरेक्ट वहां से उठा लेंगे कंप्यूटेशन से, या डायरेक्ट निकाल लो। अलाउंस फॉर, ये मैंने क्यों बोला है, इस वजह से कि एक स्टूडेंट ने सीखा बैड डेट्स, फिर उससे पूछा गया, एक एमसीक्यू दिया गया कि अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख है और बैड डेट्स हम एस्टिमेट करते हैं 5% 10% पे, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बताओ नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी। और वो लगा हुआ है, शुरू से सॉल्व कर रहा है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू बैलेंस शीट में निकलती है, डायरेक्ट 3 लाख पे 10% लगाओ, लेस कर दो, या डायरेक्ट 90% ले लो। अगर मैं 3 लाख का 90% लूंगा ना, डायरेक्ट 2,70,000 आ जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको करने के लिए सारा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन वो पूछे एक्सपेंस बताओ, आप उसे परसेंटेज लगा के इस अकाउंट का बैलेंस निकाल के लेस ही ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा एक्सपेंस काम। बहरहाल चौथे साल के एंड में अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख, अलाउंस ऑफ एरर्स का 30,000। यही अगले साल के बिगनिंग बैलेंस शीट हो जाएंगे। क्या हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लिए कुछ बना रहे हैं, ये तो खुद ब खुद निकल रही है ना, तो क्या अलाउंस ऑफ एरर्स निकल गया, क्या हो गया भाई। अब हम क्या चाहेंगे, अकाउंटेंट क्या चाहेगा, अकाउंटेंट चाहेगा कि 30,000 से ही राइट ऑफ हो जाए, लेकिन क्या होता है देखते हैं आगे। केस नंबर 5, ओ माय गुडनेस, इस साल 35,000 से राइट ऑफ हो गया, दिल के अरमा आंसू हैं बह गए उसके, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कितना हो गया, अब 1 लाख। अब इस पे परसेंटेज लगेगी, 30,000 बिगनिंग बैलेंस था अलाउंस ऑफ एरर्स का, 35,000 से राइट ऑफ हुआ तो अब डेबिट में बैलेंस आ गया। इसका मतलब क्या है, पिछले साल हमने जो बैड डेट्स रिकॉर्ड किया हुआ था वो हमने कब रिकॉर्ड किया था, कितने से, 5,000 से। इसका मतलब पिछले साल एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ, तो इस साल एक्सपेंस हम ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे, पिछले साल का भी रिकॉर्ड करेंगे और इस साल का भी रिकॉर्ड करेंगे। कितना रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट बता सकते हैं आप, 1 लाख रुपए पे 10% लगेगा 10,000, इस साल का एक्सपेंस 10,000, पिछले साल का 5,000 रिकॉर्ड नहीं हुआ था, 15,000 से एंट्री बनेगी, एंट्री 15,000 से बनेगी, लेकिन अलाउंस ऑफ एरर्स का फाइनल बैलेंस कितना आएगा, 10,000 ही आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट 1 लाख पे 10% लगा के निकल सकता है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम पूरा लिख के करेंगे। सिचुएशन नंबर 5, बिगनिंग बैलेंस बताओ, ईयर 5, बैलेंस बीडी 1 लाख, बिगनिंग बैलेंस अलाउंस ऑफ एरर्स का 30,000 है। ये 30,000 बेटा पिछले साल का एंडिंग बैलेंस था ना, अल्लाह के बंदे लिखा हुआ, अलाउंस ऑफ एरर्स का बताना है कितना है, क्रेडिट में 30,000। अब राइट ऑफ हुआ या नहीं हुआ, कितने से, 35,000 से, तो राइट ऑफ की एंट्री बनाएंगे आप, ईयर 5 क्या एंट्री बनाएंगे, कितनी मर्तबा हमने राइट ऑफ की एंट्री के बारे में बात कर ली। अगर किसी क्लास में किसी से पूछा राइट ऑफ की एंट्री बनाओ और वो बोले आ ई, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, डूब मरने का मकाम नहीं हुआ। ऐसे करते हैं ना, मतलब उसे आती नहीं है, इसका मतलब ये ई, क्या होगा, रोड ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट। आपको जब मैंने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि रिसीवेबल अलग चैप्टर के तौर पर आएगा, इसका अलग न्यूमेरिकल आता है, और ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग साइकिल में भी यूज हो सकता है। वो तो मैं तो आपको डायरेक्ट दे देता था ना, बेटे 10% तुमने डायरेक्ट 10% लगाया, एंट्री बना दी। लेकिन अब जब आप अकाउंटिंग साइकिल की न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये देखना है कि अलाउंस ऑफ एरर्स का पुराना बैलेंस दिया हुआ है या नहीं, परसेंटेज लगा के अगर पुराना बैलेंस क्रेडिट में दिया है तो लेस करके एंट्री बनेगी। अब एक स्टूडेंट क्या बोल रहा है, सर पहले तो आपने करवाया नहीं था, उस पर भी अप्लाई क्यों कर रहे हैं आप, ये गलत कर रहे हैं आप। हर आने वाली चीज जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं वो अकाउंटिंग साइकिल में ऐड करते रहना उस चीज को। अकाउंटिंग साइकिल ने मैंने आपको पूरी पिक्चर तो दिखाई दी, लेकिन रिसीवेबल को डेप्थ में थोड़ी पढ़ाया था, आप पढ़ लें। अगर वहां पर मैं रिसीवेबल को डेप्थ में शुरू आया था, अकाउंटिंग साइकिल में खत्म ही नहीं होता वो।
कितने से राइट ऑफ हुआ? 35,000 से। हाका बैटनर खोलिए आपने, हाका बैटनर की बुक, शुरू के 4 चैप्टर देखिएगा, अकाउंटिंग साइकिल पे है, और रिसिबल का चैप्टर आपको 6वां मिलेगा अलग से जो। अच्छा मैं क्या करूं, इसको पोस्ट करेंगे अलाउंस ऑफ एडेट्स, ताकि अलाउंस ऑफ एडेट्स का बिफोर एडजस्टमेंट का बैलेंस निकाला जा सके, क्योंकि जो कंप्यूटेशन में जाता है वो अलाउंस ऑफ एडेट्स का कंप्यूटेशन बोला है मैंने, कंप्यूटेशन में जो जाता है वो अलाउंस ऑफ एडेट्स का बिफोर एडजस्टमेंट का बैलेंस जाता है। भाई ऐसा ऐसा बोलना आ जाएगा आपको, कोई मसला नहीं है। ईयर 5 कितने से राइट ऑफ हुआ? 35,000 डेबिट कर देंगे अलाउंस ऑफ एडेट्स, और यहाँ आ जाएगा अकाउंट रिसिबल। अब कोई पूछे यहाँ पे अकाउंट रिसिबल कहाँ से आ गया, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? एक तो ऐसा पूछ रहे हैं, बाद में आया था क्लासेस में, शुरू की क्लासेस में मिस की थी, सर ये डेबिट कैसे हुआ 35,000 से? ये इधर हो रहा है ना एंट्री में यार, क्या जवाब दूं उसको? अब मुझे बताया अलाउंस ऑफ एडेट्स की क्या सिचुएशन है। डेबिट में 5,000 बैलेंस, डेबिट में बैलेंस का मतलब ही होता है कि पिछले साल हमने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया, तो इस साल ज्यादा रिकॉर्ड कर लो। सुबह कम पराठे खाए थे, शाम में ज्यादा खा लें आप। ये पराठों में नहीं हो सकता। हाँ, कि आप 30 दिन से घर से बाहर थे और आप एक साथ आए, आपने बोले हर दिन के 2 पराठे 60 पराठे हो गए, निकालो, तो ये नहीं हो सकता। कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स, जब आप ये सातों केसेस कर लेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही चीज का इजाफा होगा, पता है वो क्या है? अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस खुद निकालना पड़ेगा आपको, बस बाकी सारी चीजें वही होंगी। और उसके लिए आपको सारी एंट्रीज बनानी पड़ेंगी अकाउंट रिसीवेबल वाली, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल सारी बनानी पड़ेगी, वो आपको पहले से आती है। पॉलिसी क्या है? एस्टिमेटेड, मैंने लिख के भी दी है ना इस हैंडआउट में, इस हैंडआउट को आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें सारी एंट्रीज लिखी हुई शुरू में, ओनली फॉर यू। मैंने क्यों लिखी है ये एंट्रीज? इसी वजह से कि मस्ताने ढूंढ के कहां से निकालेंगे। ये एंट्रीज पीछे हमने पढ़ी हुई है, ये परपेचुअल पीरियोडिक के अंदर मौजूद है। अब अगर मैं बोलता वहां से निकाल लो तो फिर आप बोलते अरे अब कौन ढूंढेगा, तो मैंने एक ही जगह जमा कर दी, और ये एंट्रीज हैं जो रिसीवेबल में इन्वॉल्व होंगी, ओनली फॉर यू। जी बेटा, एस्टिमेटेड बैड डेट्स आर 10% ऑफ ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। आपके पास जब पेपर में आएगा तो मल्टीपल केसेस भी आ सकते हैं और एक केस भी आ सकता है, सही। एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स कैसे निकलेगा? एंडिंग बैलेंस पर परसेंट लगाएंगे। कितना एंडिंग बैलेंस नजर आ रहा है 5वें सिचुएशन में? 1 लाख। 1 लाख पर लगेगा 10%, कितना है? 10,000। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे पुराना वाला अलाउंस ऑफ एडेट्स जो है, मतलब अलाउंस ऑफ एडेट्स बिफोर एडजस्टमेंट का बैलेंस कितना है? अलाउंस ऑफ एडेट्स का बिफोर एडजस्टमेंट का बैलेंस कितना है भाई? 5,000 डेबिट है ना। कहां पहुंच गए थे? घर पहुंच गए थे। बिरयानी तो नहीं बन रही आज? बंदा पहुंच बोल रहा है यार इतना टाइम हो गया, मैं लेट हो रहा हूं, 3:30 बजे, चले 3:30 बजे खा लीजिए। 5,000 रुपये कहाँ बैलेंस आ रहा है? तब इसे मैं क्या करूं? ऐड करूं लेस करूं? ऐड क्यों करूं? इसका मतलब यह है राइट ऑफ 30,000 से होना चाहिए था, 35 से हो गया, तो पिछले साल 5,000 से एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ, तो ऐड करते हैं। तो आपको मालूम चल गया क्रेडिट लेस क्यों होता है, डेबिट ऐड क्यों होता है। क्रेडिट लेस क्यों होता है? क्रेडिट में अगर अलाउंस ऑफ एडेट्स का बैलेंस बच जाता है एडजस्टमेंट से पहले, तो इसका मतलब होता है इतने से एक्सपेंस पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, तो फिर उसको माइनस करके इस साल कम रिकॉर्ड कर लो। डेबिट में अगर अलाउंस ऑफ एडेट्स का बैलेंस नजर आ गया बिफोर एडजस्टमेंट से पहले, बिगनिंग नहीं, एडजस्टमेंट से पहले, तो इसका मतलब होता है इतने से एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ था, तो इस साल इतने से ज्यादा रिकॉर्ड कर लो, खत्म हो गया। ये रीजन के साथ मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी इसमें एक चीज और है। डेबिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स बिफोर एडजस्टमेंट कितना है? 5,000। अरे भाई देखो ना कितना डेबिट बैलेंस है यार, 5,000 तो नजर आ रहा है अल्लाह के बंदो।
मैंने अल्लाह का बंदा तभी तो बोला तुम्हें, अच्छा काम अल्लाह का बंदा ही करता है ना, शैतान का बंदा तो नहीं बोला। नेक्स्ट टाइम अगर कोई जवाब सही नहीं देगा ना उसे शैतान का बंदा बोलेंगे, और जो सही जवाब देगा उसे अल्लाह का बंदा बोलेंगे। क्या सबको अल्लाह का बंदा बोले? अल्लाह का बंदा ही बोलेंगे। चले सही है, टाइप आ गया हमारे अंदर। 15,000 बैड डेट्स एक्सपेंस। अब बताएं इस साल का एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं 15, क्योंकि 5,000 प्रीवियस वाला भी रिकॉर्ड करना है। तो इस साल एंट्री बनेगी ईयर 4 में एडजस्टमेंट क्या बनेगी, वही बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट, ये क्या हो गया, बैड डेट्स क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। हमें पहले से पता है कि एडजस्टमेंट पोस्ट करने के बाद कितने से एडजस्टमेंट बनी है, 15,000। कंपटीशन में 15,000 आया ना, अरे भाई देख लो यार, यकीन नहीं आया, 15,000 तो है। हमें पहले से पता है कि अलाउंस ऑफ बैलेंस का बैलेंस कितना आने वाला है पोस्टिंग के बाद, कितना आएगा 10,000, और बैलेंस शीट में भी अलाउंस ऑफ बैलेंस कितना जाएगा 10,000। वो कहां से मालूम चला, फ्रॉम इथे। सही है, चलो आ जाओ। अब इसे पोस्ट करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में अलाउंस ऑफ बैलेंस क्रेडिट हो रहा है ईयर 5 में, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 15,000 से। अब इसका बैलेंस निकाल लो, कितना बैलेंस क्रेडिट में ही आ रहा है ना बैलेंस। अलाउंस ऑफ बैलेंस का आफ्टर एडजस्टमेंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा। अलाउंस ऑफ बैलेंस का बिगनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा। अलाउंस ऑफ बैलेंस का एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस हो सकता है कि डेबिट में हो जाए, बस। बिगनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा, कॉन्ट्रासिड ही, और एंडिंग बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट हमेशा क्रेडिट में होगा। सिर्फ एडजस्टमेंट से पहले वाला बैलेंस डेबिट में आ सकता है, इसके अलावा नहीं। तो आप जब भी एडजस्टमेंट पोस्ट करें तो आपको पहले से पता होना चाहिए इंप्लाइड है कि क्रेडिट में बैलेंस आएगा। कैसे, इसको ऐड करें तो अगर आपका एडजस्टमेंट पोस्ट करने के बाद डेबिट में बैलेंस आ रहा हो तो इसका मतलब आपने गलती की है भाई, गलती नहीं बल्कि गलता किया आपने, ब्लंडर। कितना आएगा ये, कैसे, 45 में से 35 लेस कर लो, 10 आ गया, और हमें पहले से पता था 10 आएगा तो क्रेडिट में आएगा। अब इसकी बैलेंस शीट बनाए। बैलेंस शीट में अकाउंट्स, इससे बैलेंस शीट क्यों बनवा रहा हूं, अरे भाई यही तो करना था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो बैलेंस शीट में निकलेगी ना। बैलेंस शीट क्यों बनवा रहा हूं, क्या मतलब, बैलेंस शीट बनवाकर तो हम बताएंगे कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई हमारी, गलत नहीं बोले। कितना अकाउंट इसमें एंडिंग बैलेंस था, 1 लाख। अरे भाई ये रहा 1 लाख यार, 1 लाख तो है, 5 लेस करेंगे अलाउंस और बैड डेट्स, कितना है, कैसे 10,000 अकाउंट में, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 लाख का 10% लेके माइनस कर दो 10,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई। नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी डायरेक्ट निकल सकती है। 1 लाख पर 90% लगा दो, 1 लाख पर 90% क्यों, क्योंकि 10% बैड डेट्स है, तो 90% नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल के 2 हिस्से होते हैं ना, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अगर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 15% है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 85% होगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। चले, जिंदगी में एक और साल भी गुजर गया। अब हमने क्या एस्टिमेट, अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 1 लाख, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस 10,000, यही बिगनिंग बैलेंस बन जाएंगे। हमने एस्टिमेट किया हुआ कि 10,000 का राइट ऑफ होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, आइए सिचुएशन नंबर 6 में। एंडिंग बैलेंस 80 हो गया है, अब इस पे परसेंटेज लगेगी। बिगनिंग बैलेंस 10,000 था, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का राइट ऑफ हो गया 2,000 से। लो भाई, दोबारा हमारा एस्टिमेट गलत निकला। इसका मतलब है राइट ऑफ माइनस करने के बाद अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में कितना बैलेंस बच गया, 8,000। ये एंडिंग बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आने वाले साल, इस साल हम जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो इतने से ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे या कम, ऐड होगा लेस होगा, सब बोले ना ये ऐड होगा लेस होगा। कितना बैलेंस बचा है, 8,000 बचा है। क्रेडिट बैलेंस बचा है, डेबिट बैलेंस बचा है। आपको ओरल आना चाहिए, आपको क्रेडिट बैलेंस बचा है ना, ये क्रेडिट 10,000 था, डेबिट 2,000 हुआ है, तो क्रेडिट बैलेंस लेस होता है। आइए करते हैं इसको।
पहले से अलाउंस एक केस रह गया इसके बाद, और सारे केसेस करने के बाद नतीजा जो निकलेगा ना वो यही निकलेगा कि अगर एडजस्टमेंट से पहले अलाउंस ऑफ बेडर्स के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो फिर हम जो बेडर्स एस्टिमेट करा है हमने उसमें से उसको लेस करके फिर एक्सपेंस आएगा, उससे एंट्री बन जाएगी। और अगर एडजस्टमेंट से पहले अलाउंस ऑफ बेडर्स का अकाउंट बनाया है हमने और इसमें डेबिट में अमाउंट बच रहा है, सारी पोस्टिंग करने के बाद बचता है बैलेंस, डेबिट में बच रहा है, तो जो हमने एस्टिमेट किया है उसमें इसको ऐड करके एक्सपेंस का अमाउंट निकालेंगे और उससे एंट्री बनाएंगे। ये इसका कंक्लूजन है, लेकिन इसमें डिफरेंट तरीके से हमने देखा। सिचुएशन नंबर ईयर 6, बैलेंस बीडी पहले से मौजूद था, कितना बेटा यहां लिखा हुआ भी है 10,000, और यहां ईयर 5 में देख लें आप 10,000 था ना, अकाउंट में भी देख लें 10,000 था, बोलते नहीं हो लेकिन 10,000 राइट ऑफ 10,000 से होना चाहिए था, लेकिन राइट ऑफ 10,000 से नहीं हुआ। हमें कैसे मालूम चला? यहाँ लिखा हुआ है 2,000 से राइट ऑफ हुआ। 2,000 से राइट ऑफ होने का मतलब है कि डिफॉल्ट 2,000 से हुआ ईयर 6। जी क्या एंट्री बनाएंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, नरेशन सॉरी रोट ऑफ जी कितने से राइट ऑफ हुआ है? 2,000। अब इसको हम पोस्ट करेंगे अलाउंस ऑफ एडर्स के अकाउंट में। ईयर 6 में ये एडजस्टमेंट में सॉरी अकाउंट रिसीवेबल कितने थे? 2,000। अब बताएं मुझे क्रेडिट बैलेंस 8,000, ये कौन सा बैलेंस है? अब तो सही बता देना। बिफोर एडजस्टमेंट का एंडिंग बैलेंस, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बनेगी तो ये तब्दील हो जाएगा और फिर वो कहलाएगा अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, और वही बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। ओरल हो सकती है सारी चीजें, एमसीक्यूज में आपको कुछ चीजें ओरल करनी पड़ेंगी। मैं आपको राइटिंग में करके क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आपको समझा सकूं। पूरा अकाउंटिंग साइकिल जितनी चीजें आप करते हैं ना सारी, वो सब मैं ओरल कर सकता हूं। तो एक बच्चा बोलो सब कमाल हो गया। ओ भाई कमाल की बात नहीं है ये। बताने का मकसद क्या है? क्या अपनी मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं ओरल कर सकता हूं। अब आप मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी और चीज के बारे में बोलेंगे करके दिखाओ ओरल, मुझसे तो नहीं हो सकता, मेरी प्रैक्टिस ही नहीं होगी उसमें। आप लोग प्रैक्टिस अगर ज्यादा करेंगे तो आपका टाइम डिक्रीज हो जाएगा काम करने का। प्रैक्टिस कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो हाथ में नहीं चलता ऊपर दिमाग में भी नहीं आता। काम करने के लिए दो चीजें चाहिए ना, दिमाग में भी आ रहा हो और हाथ भी तेज चल रहा हो। दिमाग में भी आ रहा हो लेकिन हाथ नहीं चलता है, इसका मतलब है राइटिंग स्पीड नहीं है। तो आपके ब्रेन में भी मतलब माइंड में भी स्पीड होनी चाहिए और आपकी राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए कि आप लिख सकें ज्यादा। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप प्रैक्टिस करिएगा। पता नहीं बेटा, कंप्यूटेशन में एस्टिमेटेड बैड देखता हूं ना अभी। कंप्यूटेशन में एस्टिमेटेड बैड डेट्स, जी क्या पॉलिसी है? एस्टिमेटेड बैड डेट्स आर 10% ऑफ ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर देखें इनकी हमेशा एस्टिमेट गलत निकल रहा है, ये परसेंटेज चेंज क्यों नहीं कर रहे? मैंने बताया ना शुरू में, आप प्रैक्टिकली चेंज हो जाएगी। तो हम पढ़ने के लिए हमने चेंज नहीं की। मैं चेंज करूंगा ना तो बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी। जी आगे हम जो करेंगे ना प्रैक्टिस उसमें ही आएगा, तब्दील करके देखेंगे। अभी परसेंटेज सेम रखेंगे। एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स 20 साइलेंट है, कैसे निकलेगा? एंडिंग बैलेंस कितना है? 80,000। 80,000 का 10% कितना बनेगा? यही अलाउंस ऑफ एडर्स का एंडिंग बैलेंस होना चाहिए। यानी इस साल का एक्सपेंस 8,000 होना चाहिए था। आप देखिए प्रीवियसली हमने कितना एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है? 8,000 ही ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इस साल 8,000 से कम रिकॉर्ड करेंगे। यानी कितना रिकॉर्ड करेंगे? 0, यानी नहीं करेंगे रिकॉर्ड। यानी आपका
कोई प्रीवियस वाला लेस करूं, लेस तो करूंगा ना, जब भी तो जीरो आएगा। लेस क्रेडिट बैलेंस। एक बच्चे बोला सर नहीं करेंगे ना, आप तो बोल रहे नहीं करेंगे। नहीं करेंगे का मतलब यह है कि बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन पुराना वाला क्रेडिट वाला लेस करोगे तो बैड डेट एक्सपेंस जीरो आएगा ना, फिर एंट्री नहीं बनेगी। अब मैं यहाँ नहीं करूं लेस तो 8,000 है, 8,000 से एंट्री बन जाएगी फिर तो। क्रेडिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बिफोर एडजस्टमेंट कितना है? 8,000। ये पूरा माइनस कर लेंगे, इस दफा हमारा एक्सपेंस जीरो। इसको क्या बोलेंगे? नो एंट्री, कोई बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा। और आपको ऐसे केस में यहां पर आके ईयर 4 लिखकर एडजस्टमेंट लिखना है और उसे बताना है कि आई नो इट, कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर आपने उसे नहीं बताया तो समझेगा आपको आता नहीं है। हाँ, ईयर 4 क्यों लिखा है मैंने? 6 लिखा है, सही हो गया। अब जी, अब इस एंट्री नो एंट्री है तो इसकी पोस्टिंग होगी नहीं, खत्म। बैलेंस कितना आ गया? सारे पॉसिबल केसेस मैंने इसमें डाल दिए, इनके अलावा कोई केस नहीं हो सकता। कल इन्हीं केसेस की मदद से आगे वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको ये बातें पता है, तो मैं तो फिर कल इस चीज पे काम कर रहा हूँ कि रिसिबल का एंडिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, बाकी कंप्यूटेशन ऐसी बनेंगे, अकाउंट ऐसी बनेंगे, सब ऐसी होगा। इनकी सही तरीके से देख के आना है। अब अकाउंट रिसिबल का एंडिंग बैलेंस है 80,000, 80,000 ये लिखा हुआ, और इसमें से हम लेस कर लेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस कौन सा? आफ्टर एडजस्टमेंट। इसमें आफ्टर एडजस्टमेंट भी 8 था और बिफोर एडजस्टमेंट भी 8 था। आफ्टर एडजस्टमेंट भी 8 है क्योंकि बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ मजीद इस साल। तो इस साल का एक्सपेंस सही है या पिछले साल का सही था? पिछले साल का 8,000 से भी 8,000 से गलत था, इस साल का भी 8,000 से गलत है। पिछले साल 8,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, इस साल हमने, क्योंकि देखो ना एक्सपेंस इस साल का कितना था? 8,000, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में 8,000 पड़े हुए। तो हम अगर 8,000 से रिकॉर्ड कर लेते ना, 16,000 आया था उसमें, तो फिर तो अजीब ही हो जाता। दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आखिरी साल, अब आपने क्या बोला हुआ? अगले साल 8,000 का राइट ऑफ होगा। अब ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल है, तो एक काम करते हैं, इसको अब कल करते हैं, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। 8,000 का जो है वो हमारा राइट ऑफ होना चाहिए था, लेकिन अब देखिए हुआ क्या। अकाउंट रिसीवेबल को छोड़े, वो तो एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, इस दफा 50,000 पे परसेंटेज लगेगी। 8,000 बिगिनिंग बैलेंस था, राइट ऑफ हुआ 1,000, तो इसका मतलब है 7,000 एंडिंग बैलेंस बच गया क्रेडिट में। अब इस साल हम 7,000 से एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड करने के लिए माइनस करेंगे। जब भी क्रेडिट बैलेंस लेस होता है, डेबिट बैलेंस, देखिए मैंने आपको अभी जब शुरू में ये बैड डेट्स बैलेंस शीट अप्रोच के बारे में बताया था। ये देखिए क्या लिखा हुआ था, अंडर दिस अप्रोच परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स, जा भाई, इज अप्लाइड एट ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल, साल के एंड के अकाउंट रिसीवेबल पे लगेगी। एंड करंट बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ बैड डेट्स इज कंसीडर्ड, और जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस होगा ना एडजस्टमेंट से पहले, उसको कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने का मतलब क्या है? क्रेडिट में है तो लेस करेंगे और डेबिट में है तो ऐड करेंगे और फिर एक्सपेंस का अमाउंट आए, ये मतलब है। अब ये बात हम पहले थोड़ी कर सकते थे, अब हमने कर ली और आपको बता भी दिया इसका मतलब। आए, अच्छा मुझे एक बात बताएं, एंडिंग बैलेंस कितना बच गया? 7,000। अब जब मैं 50,000 पे परसेंट लगाऊंगा 10,000, तो कितना आएगा इस साल का एक्सपेंस? फिर 5 में से पुराना 7,000 लेस करूंगा, 2,000 नेगेटिव आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है? यू विल टेल मी, क्योंकि 5,000 का एक्सपेंस आ रहा है ना, हम मैक्सिमम कितना कम कर सकते हैं एक्सपेंस को? 5,000, जबकि यहाँ तो 7,000 से कम करना है। कुछ बात समझ में आ रही है इसमें क्या हो रहा है?
अरे बेटा आओ चलो, तुम लोग फिर सोल्यूशन मुझे कल बताओगे, मैं आपको करवा रहा हूं, आ जाओ। सिचुएशन नंबर, इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे, फिर उसके बाद मैं दूंगा। ईयर 7 में बिगनिंग बैलेंस कितना था? बैलेंस बीडी 7,000, राइट ऑफ 7,000 से होना चाहिए था ना, लेकिन 8,000 सर। हाँ 8,000 था, सॉरी 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा 8,000 था बिगिनिंग बैलेंस, 8,000 से राइट ऑफ होना चाहिए था, लेकिन राइट ऑफ कितने से हुआ? 1,000 से। ईयर 7 में ईयर 7 सही है, 1,000 से राइट ऑफ हो गया। अभी 1,000 यहां पोस्ट हो जाएगा, ईयर 7 में डेबिट हो गया ना, 1,000 से राइट ऑफ हुआ है, यहां आ जाएगा अकाउंट लिस्ट। अब कितना बैलेंस आ गया क्रेडिट में? इसका मतलब हमने पिछले साल 7,000 से ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। इन शॉर्ट क्रेडिट में 7,000 है, हमें लेस करके एंट्री बनानी। हम जब जाएंगे कंपटीशन बनाने, टाइम बचा रहा हूं असल में, कंपटीशन में क्या होगा, एंडिंग बैलेंस पे परसेंटेज लगेगी, और एंडिंग बैलेंस कितना था? 50,000। तो आप एंडिंग बैलेंस पे जब परसेंटेज लगाएंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ जाएगा ये? 5,000। मेरा आपसे सवाल है, इसे पिछले वाले केसेस मैंने सारे आपको प्रॉपर सारे बता दिए। अब मैं कह रहा हूं कि पुराना बैलेंस तुम लोगों का क्रेडिट में आ रहा है 7,000, तो इसको आपके यहाँ पे क्या करोगे? लेस करोगे ना। तो तुम लोग क्या लिखोगे? लेस। क्रेडिट बैलेंस लेस होता है कि एक्सपेंस हमें उतने से कम रिकॉर्ड करना है, लेस क्रेडिट बैलेंस इन अलाउंस ऑफ बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। कितना लेस करूंगा? 7,000। अब ये नेगेटिव आ रहा है। अब इस नेगेटिव आने का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि भाई एक्सपेंस 5,000 आ रहा था ना इस साल का, तो मैक्सिमम 5,000 तो कम कर सकते हैं बस। ये जो एक्सपेंस 5,000, तो पिछले साल क्या था? 8,000 एक्सपेंस आ रहा था ना हमारा, हमने बोला 8,000 रिकॉर्ड नहीं करना है, 0। लेकिन यहां तो 5,000 रिकॉर्ड करना था और कम 7,000 करना है उसमें से। हम मैक्सिमम 5,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और क्या करेंगे? ये 2,000 का और क्या करना है? इसका जवाब आपको कल देना है। क्या चीज? इसी साल करना है, इसी साल। केस नंबर 7 है ना, ये केस नंबर 7 में ही करना है भाई। ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्या करेंगे इसका। हम करते क्या है, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हम इस साल का एक्सपेंस कम कर लेते हैं ना। कितने से एक्सपेंस कम करोगे आप? 5,000 से कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेंस है ही 5,000 इस साल का। लेकिन वो बोला नहीं, 7,000 से एक्सपेंस कम करो। तो हम 7,000 से एक्सपेंस तो कम नहीं कर सकते, 5,000 से कर सकते हैं। तो 2,000 से क्या कम करेंगे? नहीं बेटा, एक्सपेंस आपको एक्सपेंस कम करना है ना, आपको 2,000 से एक्सपेंस कम करना है। मजीद टोटल एक्सपेंस आपको 7,000 से कम करना है इस साल, और हम टोटल एक्सपेंस 7,000 से कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक्सपेंस इस साल का 5,000 है। तो मजीद 2,000 का एक्सपेंस कैसे कम करेंगे? वैसे करेंगे। हाँ बोलो। बढ़ा देंगे तो क्या बोल रहे हो? क्रेडिट करोगे अलाउंस ऑफ एडर्स को डेबिट? क्रेडिट करूंगा फिर तो क्रेडिट में बैलेंस आ जाएगा उसका। तुम 2,000 से क्रेडिट करवा रहे हो, 2,000 से क्रेडिट करवा रहे हो, तो फिर इसका बैलेंस पहले ही 7 है, तो 2 से और क्रेडिट होगा, 9 हो जाएगा बैलेंस। अगर 2 से डेबिट करोगे तो इसका बैलेंस 5,000 हो जाएगा, और पॉलिसी यही है कि 5,000 होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया हुआ है मैंने, परसेंटेज लगाने के बाद जो आता है वो अलाउंस ऑफ एडर्स के अकाउंट में आना चाहिए। तो तुम ये कह रहे हो कि 2,000 से अलाउंस ऑफ एडर्स को कम करके डेबिट कर दो। पिछले तमाम केसेस में हमने जब एडजस्टिंग एंट्री बनाई तो अलाउंस ऑफ एडर्स को बढ़ा के क्रेडिट ही किया था, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं,
यहां पर आप एक काम करें, यहां पर आप ईयर 7 में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को डेबिट करें। वहां क्या होता था पिछले केसेस में, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे, या तो कम से करते थे या ज्यादा से करते थे। एक्सपेंस बढ़ाने की वजह से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स बढ़ के क्रेडिट ही होता है। लेकिन ये साफ फरमा रहे हैं इस केस में आप 2000 से, पहली बात है 5000 का जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था ना वो रिकॉर्ड नहीं करें आप। 5000 से एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था ना वो रिकॉर्ड नहीं करें, यानी कोई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट इस साल नहीं होगा। इसके अलावा जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को बढ़ाते थे ना, बढ़ाकर क्या करते थे क्रेडिट, वो क्रेडिट भी नहीं करेंगे आप। क्रेडिट करने के बजाय इसको 2000 से डेबिट कर दें। अभी कैलकुलेशन खेल रहा है, बोला 2000 से डेबिट करोगे ना तो यहां से 2000 डेबिट हो जाएगा, और जब ये डेबिट होगा तो इसका बैलेंस वही आ जाएगा जो हमें लाना है। कितना बैलेंस आ गया इसका, और यही तो हमें लाना है, यही तो लिखा हुआ है पॉलिसी में 5000 लेके आना है। परसेंटेज लगाने के बाद जो आता है वो अलाउंस ऑफ बैलेंस में आना चाहिए, आ गया। लेकिन क्रेडिट क्या करूं, ये तो तुमने सही बताया, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, दिस इज करेक्ट। एक्सपेंस क्रेडिट अगर करोगे तो एक्सपेंस तो क्रेडिट में बैलेंस नहीं आता ना उसका, एक्सपेंस क्रेडिट में नहीं होता ना बेटा, एक्सपेंस का बैलेंस क्रेडिट, एक्सपेंस तो क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट होकर क्लोज होता है। हम तो एक्सपेंस कम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो बैड डेट्स को एडवांस कहां से आ गया। देखिए मेरी बात सुने, एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि आप एक्सपेंस को कम करेंगे ना, तो एक्सपेंस आप मैक्सिमम 5 से कम कर दिया आपने, मजीद कैसे कम करेंगे एक्सपेंस को। एक्सपेंस कहां जाता है, एक्सपेंस जाके कैपिटल को कम करता है ना अल्टीमेटली। इसका मतलब है आपका एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करना है, ज्यादा रिकॉर्ड करना है, पहले तो ये बताओ कितना मजीद कम रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करोगे तो इनकम क्या हो जाएगी, हाँ बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कैपिटल। तो यहां आपको कैपिटल बढ़ा के क्रेडिट करना है, यानी कि ये वो केस है जिसमें नॉर्मल एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनती। नॉर्मल एडजस्टिंग एंट्री क्या है, अबे भाई नॉर्मल एडजस्टिंग एंट्री बताओ। बैड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड, ये उस वक्त बनेगी जब कंप्यूटेशन में पॉजिटिव अमाउंट आ रहा हो। नेगेटिव अमाउंट का मतलब ये होता है, इस नेगेटिव अमाउंट का मतलब ये है कि 5000 का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं होगा, और मजीद 2000 से एक्सपेंस कम करो और वो एक्सपेंस है ही नहीं, तो उसको हम इनडायरेक्टली कम नहीं कर सकते। तो उसको कम करने का तरीका क्या है कि उसका इंपैक्ट कहां दिखा दो, कैपिटल पे। तो हमने कंप्लीट ही कर लिया ये। तो ये एंट्री कैपिटल में इंपैक्ट कैसे दिखाएंगे, एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड करोगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कैपिटल भी बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ के क्या होगा, क्रेडिट। इस वजह से मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया है। तो दो एडजस्टिंग एंट्री बन सकती है बैड डेट्स की, एक नॉर्मल वाली और एक ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और इसके आदि तकरीबन 1.5 एंट्री आप तकरीबन 75% एंट्री आप लोगों ने खुद बताई है, मैंने नहीं बताई। मैंने सिर्फ ये बताया कि कैपिटल क्रेडिट होगा, वो भी आप लोगों ने बोल ही दिया था, तो मैंने आपको आइडिया दिया है थोड़ा सा। तो याद रहेंगी दो एंट्रीज। करना क्या है, कंप्यूटेशन बनाना है। अगर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो लेस करके एंट्री, डेबिट में आ रहा है तो ऐड करके एंट्री। जो अमाउंट आएगा वो बैड डेट एक्सपेंस का अमाउंट होगा, उससे नॉर्मल एंट्री बन जाएगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और हेडिंग में भी क्या लिखेंगे कि हमने कंप्यूटेशन बनाया किसके लिए, ये मालूम करने के लिए कि डिक्रीज कितना होगा किसमें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब आप देखें बैलेंस शीट में कितना जाना चाहिए अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, 5000। तो इधर भी पहले पोस्ट करेंगे ना, 2000 जो इन्होंने पोस्ट किया है, क्या लिखूं यहां पे, कैपिटल, गुड। अब इसका बैलेंस 5 आ गया। अब बैलेंस शीट बनाओ और अकाउंट रिसीवेबल लेस कर लो इसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 50,000, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कितना है, 5,000, लेस करो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई। अब तुम लोगों को क्या करना है, मेहनत, इस पे जाके काम करना। फिर इसके बाद कल हम मजीद बात करेंगे
और ये जो बात हमने की है ये बार बार आएगी, हर न्यूमेरिकल में आएगी। इन 7 केसेस के अलावा कोई 8वां केस आपको नजर नहीं आएगा, यही 7 केसेस आपको घूमते हुए नजर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।